तो चलिए एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने आया हूं अपने शो को लेकर जिसका नाम है दी मुकेश खन्ना शो। इस शो करने के पीछे क्या मकसद था आज आप अब तक जान चुके होंगे। मैं हर फील्ड से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को बुलाना चाहता हूं जिन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ किया है। मैं उनके अनुभव खुद भी देखना चाहता हूं और आपको भी दिखाना चाहता हूं। तो आपने अभी तक इसको काफी प्रतिसाद दिया है। मुझे खुशी है कि लोगों के अच्छे मैं कमेंट्स पढ़ता हूं कि आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है। आप किसको लेकर आते हो। आज मैं जिस शख्सियत को लेकर आ रहा हूं, मुझे मालूम है आपको पता चल चुका क्योंकि अब आप अपने पत्ते खोल देते हैं। तो मैं जिस महानुभाव को, जिस एक्टर को लेकर आ रहा हूं, उन्होंने अपनी एक जगह बनाई है इस इंडस्ट्री में। ये इंडस्ट्री में एक जगह होती है जो हर एक्टर अपनी अपनी बनाता है और तब लोग पूछते हैं कि आप थे किधर अब तक। वो जब पहली बार वो नजर आता है फिर धीरे धीरे खुलता है। ये वो एक्टर हैं जिन्होंने मेरे साथ राजा में काम किया था। मेरे को मूर्ख बना के मेरी बहन माधुरी दीक्षित को ये अपने लड़के से शादी करवाना चाहते थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुश्ताक खान की। बहुत बड़ी कला की बहुत बड़ा आयाम किया इन्होंने, थिएटर किया है, स्ट्रगल किया है। एक छोटे से गांव से आए हैं और आज आके मुंबई की चकाचौंध में इन्होंने अपनी खुद की एक चकाचौंध एक जगह बनाई है। खुशहाल हैं और मैं चाहूँगा कि और भी खुशहाल रहें। तो चलिए, मैं अगर आप चाहे तो अभी मैं आपको मुश्ताक खान से मिलाता हूँ। तो चलिए मिलते हैं मुश्ताक खान जी से। अरे भैया, ये मुकेश खन्ना जी यही मिलते हैं क्या? जी अंदर अंदर। हेलो, कहाँ है भैया? मुकेश जी, अरे किधर छुपे हो भाई? आ गया हूँ मैं, एकदम टाइम पे आया हूँ। हाँ, अच्छा। नमस्कार। लो जी, आ गया मैं। मुकेश जी, नमस्कार। ये तो नहीं चलेगा ना? ये भी नहीं चलेगा। आदाब चल सकता। आदाब बहुत खुशी है। लो जी, आपने बुलाया, हम आ गए। अरे बाबा, तुमने बुलाया और हम चले आए। मुझे अभी याद है उसका राजू श्रीवास्तव का डायलॉग। मैंने कहा आए लेकिन बहुत लेट आए। तो आप बहुत सही आए और अच्छा लगा आपको बहुत सारा के बाद आइए, बहुत बातें करने। क्या बात है, मजा आ गया सर। ओके, मुश्ताक मर्चेंट, मुश्ताक खान। मैं इसलिए बोलने जा रहा था कि एक जिंदगी में मेरे साथ एक था मुश्ताक मर्चेंट। जी। और मैं कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ। तुम्हारे और मर्चेंट जो आई थिंक कादर खान के साथ थे। जी। और अभी डेथ भी हुई है। जी। वो मेरी रूही में पहली फिल्म में भी थी। तो वो और उसके बाद अभी मुश्ताक खान। तो कभी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। सो देयर आर टू मुश्ताक्स आई मेट इन माय लाइफ एंड व्हाट अ जर्नी यू हैव डन। आई कोई भी फिल्म देखता हूँ कहीं ना कहीं तुम्हारे चेहरा नजर आ जाता है फिल्म के। सो आई थिंक वी आर मीटिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम। क्या मैं समझता हूँ कि राजा वॉज द मेन पॉइंट। जी। जहाँ तुम मेरी सिस्टर को अपने लड़के से शादी करवाना, वो आदि हिलेरियस था उसी को। सो मुश्ताक, मैं मेरा ये इंटरव्यू का फॉर्मेट ये है कि मैं आपसे कुछ चंद सवाल पूछूंगा। जरूर। आप को जिन सवाल का जवाब देना दीजिएगा, नहीं देना हो तो नो बॉल करके छोड़ दीजिएगा। पर मुझे मालूम है आप सब बॉल खेलेंगे। नहीं, कुछ नहीं छोड़ता मैं। कुछ नहीं छोड़ता। जैसे आपने अभी कहा ना कि कोई फिल्म नहीं छोड़ता मैं। हर फिल्म करता हूँ। गुड। मैं मानता हूँ कि मैं यहाँ आया हूँ काम करने का, काम करूंगा और किसी भी काम को जाने नहीं दूंगा। क्या बात है। पता नहीं किस काम में मैं क्या कर जाऊँ। और नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जो मेरे पास डायरेक्टर आता है या प्रोड्यूसर आता है तो कुछ ना कुछ सोच के आता है मेरे पास। Exactly. इसलिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अपनी तरफ से पूरा जस्टिफाई करूँ और काम करता जाऊँ। उसमें सेटिस्फेक्शन बिल्कुल। देखिए ना, आप जैसे अभी आपने मुझे बताया राजा में आपके साथ काम किया आपने। मैं अपने भांजे की शादी आपकी बेटी के साथ करवाना चाहता हूँ। मुझे मालूम है कि पॉसिबल नहीं है फिर भी, और उसके बाद मुझे पिटाई भी पड़ती है। आपने भी बहुत मारा, बहुत रियल लगा था। याद है आपको? इंद्र कुमार कहते थे, अरे भैया बस कर, मैं और दिलीप ताहिल
या आप और दिलीप दा दोनों चढ़ गए दोनों चढ़ गए, बहुत मारा सर। अरे क्या अच्छी फिल्म बनी, तो बहुत अच्छी फिल्म बहुत अच्छी बनी थी। तो पिटाई तो हुई थी, बेटा तो बहुत, बट ये मैं वो नहीं हूँ अनिल कपूर टाइप नहीं नहीं है, हूँ जिसके बारे में पता है पिटाई- क्या बोलते हैं। अनिल कपूर एक दो एक्टर ऐसे हैं जो जब फाइट करते हैं तो कहीं ना कहीं चार्ज हो जाते हैं या कैरीड फॉरवर्ड हो जाते, कैरीड हो जाते हैं, रियली मार देते हैं, घुस जाते हैं सर, हाँ, घुस जाते हैं ना। बहुत बुरी तो तरह घुस जाते मुझे फाइटर्स बोलते हैं कभी सर ये कभी कभी ना सर हमको ये मार देता है सर, हम भी छोड़ते नहीं उसको, फिर बाद में हम भी वो सॉरी बोलता है तो हम भी सॉरी तो हमारे यहाँ कंट्रोल होना चाहिए, ये मारा तो था रोकने का होना चाहिए। तो जी, जी। ये एक्टर मैंने सुना है, थोड़ा काम किया अनिल के साथ, अनिल का किया, अनिल वेलकम वेलकम फ्रेंचाइज में तो अरे सर वेलकम, दो वेलकम किए, एक नहीं दो वेलकम किए अनिल कुमार, वेरी नाइस वेरी नाइस, बट वो अपने किसी भी शॉट को छोड़ते नहीं है, पैशनेट है। मतलब ये है कि सर देखिए उनके साथ तो कभी कभी थोड़ा प्रॉब्लम भी क्या हो जाता है जब चार आर्टिस्ट सपोज कैमरे के सामने हैं, राइट, आपने अपना डायलॉग बोल दिया, मैंने अपना बोल दिया, उसने भी बोल दिया, उसमें अनिल साहब भी हैं सपोज, चौथे में वो भी हैं, अब वो सीन हो गया, डायरेक्टर का ओके वेरी गुड, मजा आ गया, सब तालियां बजाई है, बट दिस मैन ये नहीं छोड़ता था, एक शॉट देखेगा अनिश वन मोर यार, तो सब कहते व्हाई वन मोर यार। अच्छा मुकेश जी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है यार, आपने अपनी तरफ से कर दिया, पूरा कर दिया, आपने कर दिया, सबने कर दिया, सबको सेटिस्फेक्शन, यार एक और, अब वो एक और जो होगा ना उसमें जहां पर वो परफेक्ट है वो ओके होगा, तो बाकी अगर सपोज कुछ आपने लूज कर दिया उससे कोई मतलब नहीं, बोला ओके ये ओके बस, अरे यार मैं मेरी नहीं ये ओके, और ऊपर से हीरो है तो आपको माननी पड़ेगी, कुछ नहीं कर सकते। क्या बात नहीं, ये तो है, ये बात तो मतलब कुछ एक्टरों के बारे में मुझे, पर मैंने देखा उस आदमी को, मैंने मोनार्क होटल मिठुन का हुआ करता था, जी, जी, ऊटी में करते ऊटी थे, में। तो मैं एक बार मैंने जिंदगी में पहली बार किसी को वॉक करते देखा 1 घंटे तक, जी जी जी, हालांकि आज मुझे मालूम है 1 घंटा वॉक करना चाहिए, पर मैं ऊपर अपनी रूम से बाहर आऊँ तो वो मैदान, वो जो गार्डन है वॉक कर, हाय अनिल, बोला हाय अनिल, फिर मैं कुछ चाय पी के वापस जाऊँ, फिर घूम रहा है, तो मैंने कहा कितना घूमते हो, बोला 1-1.5 घंटे, दैट इज व्हाट हैज केप्ट हिम या टुडे, ही इज एज एक्टिव एज ही वाज बिफोर। सर उन्होंने जिस तरह से अपने आप को फिट करके रखा है, मैंने उनके साथ हम लोग 40 दिन 20 दिन दुबई में रहते थे, अबू धाबी में रहते थे, उनके साथ उन्हीं के साथ शूट करते थे, नाना पाटेकर एंड अनिल कपूर, एंड आई हैव सीन दैट मैन, माय गॉड इतनी मेहनत करते हैं वो, इतनी मेहनत करते हैं अपने कैरेक्टर के लिए, मतलब सर उनको अगर मालूम हो कि सुबह मेरे को 9 बजे की शूट है ना सर, कितनी भी बड़ी पार्टी रख दो सर आप, कितनी भी बड़ी बात, वो आएगा आदमी जरूर आएगा, लेकिन अपने हिसाब से आराम करने चले जाओ, हाँ वो निकल जाएगा, वो पता नहीं चलेगा चला गया, दैट इज द डेडिकेशन फॉर योर वर्क। so he's very conscious about it कि भैया मुझे I should होना look- चाहिए सर एक्टर, I should look fresh. मैंने दिलीप साहब के साथ काम किया है, मैंने राजकुमार जी के साथ 3 फिल्में की हैं, आई नो द वैल्यू ऑफ बीइंग अवेयर ऑफ कि मैं कैसा कर रहा हूँ, सामने वाला आदमी मेरे से 19 है कि 20 है, जी, जी। आज का एक्टर में नहीं, आज का एक्टर आएगा लेट, अरे कितने बजे छोड़ रहा है मेरे को, गोविंदा जी की दुकान में मशहूर था, लेट आते तो ज्यादा, पर ये आदमी लोग मैंने तो ये बात अनिल में है। जी जी जी, ओके सो मुश्ताक, मैं जानना चाहूंगा कि आपने स्टेज भी किया है, जी बहुत किया मैंने सुना। बहुत किया। इप्टा सर, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, भारतीय जन नाट्य संघ, मैं समझता हूँ कि 1942 से ये स्टार्ट हुआ, ये एक मूवमेंट था सर। इप्टा की बात कर रहे हैं? इप्टा, हाँ इप्टा को मैं जानता हूँ बड़े अच्छे तरह से। इप्टा स्टार्टेड बिफोर फ्रीडम सर, बिफोर फ्रीडम ये था 1942, मतलब आप इसको मतलब इसकी इजाद करने वाले, इसकी शुरुआत करने वाले इतने पुराने हमारे लोग, जिसमें मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस 42 की बात कर रहे हाँ यहाँ आया 42 से स्टार्ट हुआ सर ये, एंड इट वाज अ मूवमेंट, जिस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ एक मुहिम जो छिड़ी थी कि भैया ये हमारा हिंदुस्तान है, आप लोग जाओ, वो मूवमेंट वहीं से शुरू हुआ था। प्लीज में प्लीज में डालते डालते, वो नाटक उस तरह के करते थे, उनके पास एक आयाम था, या तो उसको बाकी use अब जो है गांधी जी, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस या चंद्रशेखर आजाद या भगत सिंह, इन लोगों ने जिस तरह से आगे आकर के फ्रंट लाइन में आकर के देश को आज़ाद कराया, उसी तरह एक छोटा सा एक ग्रुप था, ये एक थिएटर का, जिसका नाम है,
उसने वहां से शुरुआत की जिसने- और वो नाटकों के जरिए पार्टिसिपेट जी जी नाटकों के जरिए मतलब जो है ना इस तरह के प्ले करते कि थे। गुलामी क्या है, हाँ, कि- आपको निकलना चाहिए गुलामी से। लाइक अफ्रीका जवान परेशान और ये और वो शहीद और इस तरह के नहीं मैं मानता हूँ, मैं उनको तो मैं रमेश तलवार, जी जी तो वहां पर इतने ऐसे थे बलराज साहनी साहब मनमोहन कृष्ण, मैंने एक मनमोहन प्ले देखा था, आपने भी शायद देखा है, कस्तूरी मृग का, या जिसमें कादर खान, जिसमें मनमोहन कृष्ण जी वो बैठ के हुक्का पीते रहते हैं ना, उसमें राजेश खन्ना की भी एंट्री थी, हाँ। क्रिकेटर होता है, या और अनु और ये यार टॉप कर रहे हैं अपना शतरंज के मोरे शतरंज के या ये ने अडॉप्ट किया था शतरंज के मोरे या शतरंज के मोरे कस्तूरी मृग मनमोहन में वही कृष्ण था ना, कस्तूरी मृग आई थिंक same, शतरंज के same. मोरे ही था या सेम हाँ, जिसमें दो लड़कियां रहती हैं, अनु और उसकी दोनों जी, जी, राजेश खन्ना, जी, राजेश जी, खन्ना जी, था, जी, इधर जी. एक character उसमें hero जो उसमें एक play पुरोहित रहता है, वो एक जो अंगल साहब ने प्ले किया अंगल साहब ने I remember watching it and it looks so beautiful. Stage is something which I'm happy that you have come from. या आपको बेस देता है, आपको एक फाउंडेशन स्टोन दे देता है, जिसके ऊपर आप धीरे 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 50 माले की बिल्डिंग बना सकते। सर मेरे लिए कितने प्ले किए तुमने? सर मैंने कम से कम 15 से 20 प्लेस किए 15 से 20 में। जिसमें सबसे पहला प्ले तो मुझे शंकर शेष का मिल गया था, कमाल, आई वाज सो लकी। वो एक्चुअली थोड़ा सा ऑडिशन हुआ था उसका और इसके लिए मुझे वो इप्टा वालों ने उसकी रीडिंग रखते थे, रीडिंग करके सबसे रीडिंग करवाते थे कि भाई अब सब पढ़ो, ये करेक्टर तुम पढ़ो, ये करेक्टर तुम पढ़ो, ये करेक्टर तुम पढ़ो, तो फिर वो उसमें से देखते हैं कि हाँ यार ये कौन अच्छा एंड आई वाज सो लकी कि आई गॉट दैट रोल ऑफ द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य, अच्छा। डॉक्टर शंकर शेष का लिखा हुआ ये, महाभारत पे बेस्ड। हाँ मतलब पूरा महाभारत एकलव्य और उसके बारे में कहानी द्रोणाचार्य होगी। का रोल किया मैंने। हाँ, तो एकलव्य है ना? रिलेटेड कुछ स्टोरी होगी। हाँ मैं चलता हुआ भारत देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ, वह थोड़ा अश्वत्थामा, ये सब मेरा बेटा अश्वत्थामा, मेरी बीवी कृपी। सर वो जब मुझे तो ये दो पार्ट थे उसको, शंकर शेख साहब ने इसको डिवाइड किया था दो उसमें, एक एडवांस आज का प्रोफेसर, आज का जो प्रोफेसर है, और द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य, अच्छा वो प्रोफेसर के लिए में आज भी बोलते हैं कि आप भी द्रोणाचार्य बन रहे हो। या मतलब अंडरस्टूड है कि आप बड़ों को दे रहे हो, छोटों को नहीं दे रहे। आज के एडवांस दौर में वो प्रोफेसर है और उस वक्त का ये द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य। और बीच में एक जो कॉन्शियस है विमलेंदु, क्या नाम प्ले का? एक और द्रोणाचार्य। एक और द्रोणाचार्य, यस मैंने सुना तो है डेफिनेटली। तो दैट रोल एंड यू प्ले द्रोणाचार्य? या अरे वाह। अरे सर मैं बता रहा हूँ आपको, तो हम लोग मेरा जो पोर्शन आता था तो उसका अलग ही एक बनाया होता उन लोगों ने, ये शुरू हो गया अब द्रोणाचार्य, महाभारत शुरू हो गया, वहां पर वो कंपेयर है कि ये देख द्रोणाचार्य और आज का प्रोफेसर, और आज का प्रोफेसर जो अंजन शिवाजी करते थे, क्या अंजन साहब ने दो कैरेक्टर रखे थे। हाँ हाँ ओके, है ना। और विमलेंदु एक जो कैरेक्टर बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था, जो कॉन्शियस, जो उसको बताता है प्रोफेसर को, आज के प्रोफेसर को, कि तू क्या रहा है, तू क्या कर रहा है, तो बोलता है द्रोणाचार्य ने भी तो यही किया, द्रोणाचार्य ने यही किया। एंड दैट विमलेंदु कैरेक्टर वाज प्लेड बाय सुधीर पांडे। सुधीर पांडे मेरे साथ इंस्टीट्यूट में निकला वो। तो मुकेश जी मेरे लिए बहुत ही मतलब वो एक वो कौन डायरेक्टर थे? जिसमें तो हरि आत्मा करके एक डायरेक्टर, हरि आत्मा, जिस उनकी डेथ हो गई, लेकिन डेथ हो गई। हरि आत्मा थे ये सर मैं ये दिस इज टॉकिंग अबाउट आई थिंक 79-80 की बात कर रहा हूँ मैं आपको। हाँ समझ गया। 79-80 में तो मेरा ये शुरू हुआ था ना महाभारत। हाँ 79-80 में नहीं, मेरी फिल्में शुरू हुई थी, 89 में महाभारत शुरू हुआ। जी जी। तो 79 में मैं एक्टर बन गया था तब तक। तो मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में 76-78 से पास हुआ। सुधीर वही से निकला, सुधीर पांडे वहीं से। तो ये तो मुश्ताक तुम्हारी कहानी हुई, एक बीच में एक शानदार अपॉर्चुनिटी की, शानदार सफर की, शानदार ओपनिंग की, जिसने तुमको आज वो बनाया जो तुम आज हो। तुम्हारे जो इसी हमारा शरीर इंस्ट्रूमेंट है, हम कैसे उसको ट्यून करते हैं बाय डूइंग रोल्स। आप एक एक्टर को बिगिनिंग में देखो, दिलीप साहब को, इवन ज्वार भाटा में किसने मुझे कहा सर आप ज्वार भाटा में देखिए आपको रोल लगेंगे, मैंने कहा वो समाने को इंस्टीट्यूट थोड़े थे, पर वही एक्टर जाके आन अंदाज मुगल आजम में तो करते करते खड़ा हुआ। मैंने यूसुफ भाई को पूछा था वहां एक जब आए थे, मैंने कहा आपने और पापा जी ने जो डायलॉग्स बोले ना वो कमाल के, हमारे पास कैसे थी, मैं और मुश्ताक मर्चेंट लेके बैठे थे, हम सुनते सुनते आए थे दिल्ली से, वो आपने कैसे किया। वो क्या है कि वो क्या है वो हमें भी बोलने का बहुत शौक था और पापा जी को भी बोलने का बहुत शौक था, वो वहाँ पे रह के उन्होंने जस्टिफिकेशन, क्या डायलॉग थी, मेरा दिल हिंदुस्तान का वो नहीं है वगैरह वगैरह। तो आपको ये बेस मिला। मैं इसके पहले जाना चाहूँगा, कहाँ से आप आए हैं, कहाँ पैदा हुए हैं, कहाँ रहते थे, मुंबई का? बहुत जरूरी।
मुकेश जी, एक्चुअली ना मैं एक ऐसी जगह का रहने वाला हूँ, मध्य प्रदेश। MP। जी हाँ, मध्य प्रदेश। और मैं समझता हूँ आज तो खैर मुझे यहाँ पर 45 साल करीब हो गए। 45 मुंबई आए हुए 75 में आया था मैं, 1975 में। तो मैं एक ऐसी जगह का रहने वाला हूँ, उस वक्त भी वहाँ के अगर इंटीरियर में चले जाएं तो लेडीज और जेंट्स भी बराबर पूरे कपड़े नहीं पहनते हैं। अच्छा, मतलब बस्तर टाइप जिला। हाँ, आदिवासी, बिल्कुल आदिवासी बेल्ट है। ये बालाघाट जिला है एक। बालाघाट सुना मैंने। बालाघाट जिले से भी आप मेरे गांव जो है वो 70 किलोमीटर है। और अभी थोड़ा फेमस इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क। सुना है कान्हा नेशनल, मशहूर है जी, बिल्कुल मेरे गांव से 10 किलोमीटर है। लोग जाते हैं कान्हा नेशनल पार्क। आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब मैं मैंने भी कभी सोचा, लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं मुंबई आऊंगा। वहाँ से निकल के आप यहाँ आओगे जहाँ पर मर्द औरतें कपड़े पहनते हैं। जी। तो ऐसी जगह से आप आओगे जहाँ पर फैशनेबल कपड़े पहनते हैं। और मेरे फादर जो थे, उनका धंधा जो था रेडीमेड कपड़े बनाते थे, और वो खास करके लेडीज कपड़े बनाते थे, घर में ही सिलते थे। और वो अपना दुकान लेकर के गट्ठा लेकर के, अपना कपड़ों का गट्ठा लेकर के हर वहाँ पे छोटे छोटे जो गाँव होते थे, वो हर गाँव में मंडी बाजार लगती होगी, वहाँ पर वो जाके बेचा करते थे। और वहाँ पर तुम बच्चे थे उस वक्त? जी। और वहाँ पर तो मेरे यहाँ तो कॉलेज भी नहीं था दैट टाइम, जब मैं वो स्कूल भी हुआ रहता। एनीवे, पर ये था कि मेरा एक फायदा क्या हो गया कि मैं छोटा होने की वजह से, मैं अपने घर का छोटा बेटा था। मेरे बड़े भाई जो थे वो सीधा अपने मेरे फादर के काम में लग गए। उसका फायदा मुझे ये हुआ, टू ब्रदर्स। बड़े भाई को थोड़ा सा वो डिसएडवांटेज ये होता है कि भैया तुम बड़े हो, तुमको सब संभालना पड़ेगा। छोटे भाई को तुम्हारा एडवांटेज मैं यंगेस्ट ऑफ या तो वो मेरे को फायदा मिला। वो एडवांटेज मुझे ये मिला कि भैया नहीं, इसको पढ़ने दो यार, इसको तुम मत डिस्टर्ब, इसको पढ़ने दो, इसको तो एक को तो पढ़ने दो। माँ का जो सपोर्ट मिला कि इसको तो पढ़ने दो, बड़े को ले जाओ, तो वो मेरे को एडवांटेज मिला। उस एडवांटेज को लेकर के फिर मैंने वो शुरू किया। पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई, मेरा ख्याल है कि अगर वो सारी चीजें जो होती है ना, जो आपके खून में होती हैं, वो खून अंदर से होती है कि बीज अंदर होता है कि क्या करना है आपको। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं 6th स्टैंडर्ड में आया ना, तो यार पता नहीं क्या कुछ करना है, 10-12 साल कुछ करना, मतलब ये कि माइक चाहिए। अच्छा, तुमको बाहर निकलना है। तो फिल्में अच्छा, हमारे यहाँ थिएटर भी नहीं था, सॉरी अपना सिनेमा भी नहीं था, सिनेमा भी नहीं था। तो हम तो मतलब बालाघाट शहर में वहाँ जाते थे, हफ्ते में 10 दिन में पैसे चोरी करके झूठ बोल करके कि यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, पिक्चर देख करके वापस आते थे। यहाँ तक कि हमने साइकिल पे रन करके, मैंने किसी को नहीं पता चला। भाई बहुत सपोर्ट करता था, भाई के जेब से पैसे निकाल कर जाते थे, क्योंकि भाई दुकानदारी करता था तो उसके जेब में पैसे रहते, वो पैसे चुराते थे। मैंने बहुत पैसे चुराए। क्या बात करते भाई, मैंने इतने पैसे चुराए, को मालूम पड़ा बाद में, वो मालूम था उसको कि वो मैं जानता था कि जा रहे हैं पैसे कहाँ जा रहे हैं। और यहाँ तक कि मतलब मदर से ऐसा नजर चुरा करके, माँ के पास वो चाबी होती थी, वो चाबी लेकर के कभी कभी ज्यादा अगर लंबा हाथ मारना है तो वो भी मैंने किया ताले खोल। क्या बात है साहब, ये ऐसे इंसान है जो अपने खुद के घर में चोरी कर, बहुत चोरी किया मैंने, फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने बहुत ओपनली बोल रहे हैं आज, ऐसे बहुत बड़ी अच्छा, वो क्या मुझे इकट्ठा करने पड़ता, मैं इकट्ठा करता था, लोग लड़कों को इकट्ठा करता था, नाटक किया। तो जैसे फिल्में देख ली, उपकार फिल्म मैंने बहुत बार देखी, उपकार मनोज कुमार की, राम और श्याम, दिलीप, मतलब मैंने 7-8 बार तो रोज। देखिए, अगर मेरे शहर में अगर वो थिएटर होता तो साथ में रोज ही जाता था, लेकिन मजबूरी ये थी कि बालाघाट जाना पड़ेगा, फिर पैसे चुराने पड़ेंगे। तो इस तरह से मैंने वो किया था। तो मैं खुद स्क्रिप्ट लिखता था और खुद डायरेक्ट करता था, एक्ट भी करता था। वो टाइम पे लड़कियां बिल्कुल आती नहीं थी, घर वाले, हमारा एक तो कोई एजुकेशन नहीं था, बाजू में लड़कियों का अलग स्कूल था, हमारा अलग स्कूल था। हम लड़कों को थोड़े चिकने से अच्छे से दिखने वाले लड़कों को हम वो करते थे। और ये तो एक जमाने में होता था ऐसे, ये मैंने बहुत किया। रामायण में भी सीता भी बनती थी, एक मर्द बनता था। जी, उस तरह का मैंने बहुत किया इकट्ठा करके। गैस बत्ती, वो लाइट भी नहीं थी हमारे यहाँ, आई थिंक उस वक्त बराबर। वो जनरेटर 6 महीने के लिए, 6 घंटे के लिए जनरेटर होता था, और बाकी सब बुझ जाता था। तो तुम छोटा मोटा स्टेज बना के पब्लिक को बिठा के बोला, थोड़ा सा वो करता था। फिर जैसे कि स्कूल में या कॉलेज, अकेले तुम ही थे जिसको शौक था? बहुत कम थे जरा, बाकी थे एक दो एक थे, लेकिन तुम्हारे अंदर निकला, वो थोड़ा मजबूरी में आते। फिर उनको थोड़ा सा मेरे को जलेबी खिला दिया, पोहा खिला दिया, पैसे तुम्हारे पास, पोहा खिला दिया, चलना यार करते हैं, क्योंकि अपने को खुजली तो मेरे को करना पड़ेगा। तो वो शौक था मुकेश जी। तो आई स्टार्टेड, अब मैं तो मोनोलॉग ही करता था,
स्टेज में खुद बना करके और खुद खूब बोलना, खुद करना, कभी उपकार के गाना करते, मेरे देश की धरती ये वो सब करके, तो लोग खुश होकर के गांव के बड़े जो रईस होते थे, ये लोग जो थे वो थोड़ा कभी किसी 5,000 कहता हूँ 5 रुपए बड़ी बात होती थी 20 रुपए ऐसे देते थे। वो मैंने किया सर बहुत, और फिर मैंने स्टार्ट किया फिर एक अपना एक छोटा सा पढ़े तुम पढ़े साथ में? पढ़ता रहता था साथ में, स्कूल कितना स्कूलिंग किया? पढ़ता रहता और बिल्कुल मतलब ऐसी ही पढ़ाई करता था कि मतलब ये समझ लीजिए कि लास्ट मतलब पासिंग मार्क पास करके निकल गए, बस निकल गए। इसी तरह मैं करता था। जिसका एम्बिशन होता है वो यही करता है। घर वाले चाहते थे डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बने, बहुत मेरे पीछे पड़ गए, बहुत पीछे पड़ गए, और इसीलिए उन्होंने फिर मुझे कहा नहीं 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 तुमको तो कुछ नहीं, बकवास है, ये करना है, तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको साइंस ही लेना है। मैं बहुत हाथ पैर जोड़ता रहा, मैंने कहा प्लीज प्लीज मुझसे कुछ नहीं होगा, साइंस ले ही नहीं सकता, मेरे में दिमाग ही नहीं है, वो मेरा पूरा दिमाग जो है, या तो मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ या फिर मैं वो खेलता था, हॉकी खेलता था, क्रिकेट खेलता था, ये वो सारी चीजें वो सब क्लियर थी। बट नहीं, वो मेरे फादर और वो मेरे भाई ने बोला नहीं नहीं यार इन लोगों का है तो आप कर लो। तो मुझे वो साइंस के लिए सर उन्होंने बालाघाट दिया। मैंने उनसे बार बार कहा था कि प्लीज मत करो ऐसा, मेरे से नहीं होगा, मैं कर ही नहीं सकता, लेकिन चलो फिर ठीक है। तो सर मैं बालाघाट में एडमिशन लिया, बालाघाट में एडमिशन लिया, वहाँ पर उन्होंने मेरे लिए स्कूल अच्छा किया, कॉलेज में 10th के बाद की बात 10th में एसएससी के बाद जो होता है ना सर, एक हमारे यहाँ मैट्रिक कहते हैं उसको, उसके बाद हम लोगों ने एक बोर्ड का एग्जाम, PMT ऐसा कुछ था, वो वर्ड्स था वो जो हमको करना था, उसके बाद फिर आप मेडिकल में जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअली फर्स्ट सेकंड इंटर में आप मेडिकल जा सकते हैं, इंटर साइंस के बाद आप मेडिकल, लेकिन आपको यू हैव टू पास दिस देन, तो उसके लिए मैं बालाघाट गया। अब सर देखिए बालाघाट गया, मैंने बहुत समझाया लेकिन मेरा मन ही नहीं लगता, मैं बालाघाट जाकर भी वही कोई रहता था बालाघाट में तुम्हारे कोई पहचान कोई नहीं था सर। तो एक छोटा सा ये आप ऐसा लेकर के कमरा लेकर के मैं वहाँ रहता था, और वहाँ पर भी मैंने अपनी टोली बना ली नाटक की, वहाँ भी बना ली। वहाँ तो मिले होंगे बहुत, हाँ वहाँ अच्छे लोग, और भी लोग अच्छे मिले वहाँ पर, बहुत बड़े अच्छे मैंने नाटक किए वहाँ पर, और सब। फिर मैंने एग्जाम दिया, फिर जब मैंने एग्जाम दिया मुकेश जी, तो नतीजा बताऊं केमिस्ट्री 7 out of 100, 7 out of 100, फिजिक्स 9 out of 100, मैथ्स 4 out of 100। My goodness, बिलीव मी, my goodness, कसम से बता रहा हूँ। तो घर वाले मतलब, और मुझे मालूम था सर, आएगा ही क्योंकि तुम क्लासेस अटेंड नहीं करते थे, मालूम था। और फिर मैंने उनको घर वालों को रिजल्ट बताया, मैंने कहा ये देखो ये नतीजा है। मैंने कहा नहीं, जो नहीं है जो मैं नहीं कर सकता, क्यों जबरदस्ती करते हो, अंदर से जो नहीं निकल रहा है उसको करना भी नहीं चाहिए। मैंने कहा नहीं कर सकता मैं। अच्छा उनको ये लगता है कि तुमको कोई मार नहीं पड़ी, नहीं मार नहीं पड़ी, मार क्या मतलब ये हो गया कि अब वो क्या कि फादर को भी उतना समझ भी नहीं आया, समझिए ना। तो मैंने भाई को समझाया, मैंने कहा भैया ऐसा है कि मैं दिल्ली नहीं लगता तो क्या करूँ। बोले नहीं ठीक है यार तुमको जो करना है। तो वापस फिर हम इधर आ गए, और उसके बाद फिर अपना यहाँ फिर मैंने उनको बोला कि मेरे साइंस छोड़ दीजिए, मैं आर्ट्स लेके पढ़ता हूँ। फिर मैंने आर्ट्स लेके मैंने BA किया, और सर मैंने BA, और उसमें अपने को आर्ट्स में तो ये समझ में आती है, ये हर कुछ नहीं है सर। आप एक क्वेश्चन, आप एक लाइन का ये करना, उसको एवलोरेट करना, कितना लिख सकते हो। सर मैं इतना लिखता था कि 10 मिनट के बाद बोलो सर क्या हुआ सप्लीमेंट, क्या कर रहा तुम अभी स्टार्ट हुआ है सप्लीमेंट, वो बहुत लिखता था। तुम्हारे खुद के आर्ट की बात है, फेंकना होता है। लिखो ना सर, मैं एक चीज को कितना एवलोरेट कर सकता हूँ, जितना बोलो मैं खींच सकता हूँ उसको, लेकिन जहाँ साइंस की बात आती है सर, साइंस का जवाब तो 1 to 1 है। फैक्ट क्यों करें सर, 1 to 1 है, 1 to 1 है। वहाँ जितना एक लाइन का क्वेश्चन है तो एक ही लाइन का आंसर है, कुछ नहीं सर। लेकिन जहाँ आर्ट की बात आ जाती है तो लो फिर खींचो जितना खींच सकते। ये मैंने भी किया एग्जाम में, तो मुझे बात करें, मुझे याद आ रहा है कि मैं रट के जाता था जी, और एग्जाम 3 घंटे का होता था, 10 मार्क, तो मैं पेपर लेता था, उसके बाद देता था, हाँ ये मेरे को आ रहा है, ये भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, ये साला नहीं आ रहा है। फिर जब लिखना शुरू करता था हाथ करता था, वो आके फिर को दूसरा शीट देता था, ये मैं भी करता सर। हम तो गाने लिखते थे सर, कुछ लोग क्वेश्चन ऐसे आते हम गाने लिखते थे। वो बोलते थे कि भाई एक ऐसा सेंटेंस बनाओ जिसमें भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल आए, तो गाने थे। मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहे।
फैक्ट बताओ, एग्जामिनर क्या बोला? एग्जाम भी लिखता था, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब बेटा। तो एग्जामिनर ने भी तो जवाब दिया अरे और सर बहुत बहुत बढ़िया, तो वो बता दे दो तुमने ये किया, फिर बीए कर गए तुम? सर मैं बीए किया, बीए के बाद मैंने एमए भी स्टार्ट किया। वहीं मैं आपको बता अभी तक तुम वहीं थे? जी जी हाँ, अभी तक वहीं था। टर्निंग पॉइंट मेरा कब आया, फिर मुझे ना ये बॉम्बे से एक मायापुरी आती थी, मायापुरी या माथुरी आई थिंक, तो वहाँ पर इश्तेहार आया, एक इश्तेहार आया, शायद आप उनको, मैं जिनका नाम लेने जा रहा हूँ उनको आप अच्छी तरह जानते हो। इश्तेहार आया सर, ऐसे 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 ऐसे, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एक्टिंग एंड ऑल, ज्वाइन अवर एकेडमी। एकेडमी का नाम था नेशनल एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन। देखिए सर, अब देखिए मैं आप जुड़ जाएंगे इससे। यहाँ पर ये हुआ, मैंने कहा यार थोड़ा क्या करते हैं, दोस्तों ने बोला, इन लोगों को बोला, सभी लोग मुझे बोलते थे यार तुम बालाघाट में यहाँ क्या कर रहे हो यार, अप्लाई करो। तुमको तो जाना चाहिए बाहर यार, जब तुम इतना वो करते हो, एक्टिंग 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 करते हो, या तो तुम पुणे इंस्टीट्यूट जाओ या तुम मुंबई जाओ। अब पुणे इंस्टीट्यूट का तो सर अपने पास मुश्किल था फ्रैंकली स्पीकिंग। जब ये इश्तेहार देखा सर तो मैंने फॉर्म भर दिया, ये मैंने भर दिया और ये चला गया सर, ये चला गया, उसके बाद मैं भूल गया, मैं भूल गया मुकेश जी। उसके बाद मेरे कॉलेज में एक बहुत बड़ा मतलब दुर्घटना हुई। दुर्घटना ये हुई कि हमारे पुलिस ने एक किसी लड़के को पकड़ लिया जो हमारे यूनिट का था, हमारी यूनियन का था, और उसको पकड़ करके उन्होंने पीटा वीटा, कुछ चक्कर था लड़की वड़की का, और रात भर हॉस्पिटल पुलिस स्टेशन में रखा, वो इतना मारा उसको कि वो मर गया। उसके बाद उसकी डेथ को उन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, ये बोल करके कि ये बीमार है, व्हाट एवर इट इज। और उसके बाद सुबह सब मालूम हुआ तो बहुत हंगामा हुआ सर, और इतना हंगामा हुआ कि ये पूरा शहर जो है ना स्टूडेंट के हाथ में आ गया, और उन्होंने पूरा, मैं बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूँ, उन्होंने पूरा जो है ना जो इंस्पेक्टर ने जिन्होंने मारा था, आग लगा दी थाने में आग लगा जी। और अगर आप कभी मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में 1975 मार्च 17 को, मार्च 7 का अगर आप इतिहास देखेंगे वो लिखा मिलेगा आपको 100%। ये बहुत बड़ा इंसिडेंट था जिसमें ये पूरा इंसिडेंट हुआ था, और पूरा 1-2 दिन तक जो है पूरा बालाघाट स्टूडेंट के हाथ में था। उसमें हमारा क्या यूनिट में मैं भी था, हम भी आ रहे थे ना, तो उसमें आ गए थे यूनिट, 2 पैनल थे, एक फ्रेंड्स पैनल और एक प्रिंस पैनल, 2 पैनल थे। तो वो दोनों मिलकर के सब लोगों ने पुलिस के अगेंस्ट में बहुत हंगामा किया था, पूरा थाने को आग लगा दी थी, 2 इंस्पेक्टर जल के मर गए थे। अच्छा। ये हो गया था, कॉलेज एकदम बंद हो गया था और कर्फ्यू हो गया था, और पूरा लॉ एंड ऑर्डर जो होता है, जिस तरह से पूरा गवर्नमेंट ने जो है ना पूरा आर्मी वहाँ भेज दी थी, कर्फ्यू लग गया था। और फिर मुझे कौन था सीएम उस वक्त? एक मिनट है, मेरे ख्याल से ये तो नहीं होगा अभी जो है 75 तो बहुत पीछे हो गया। बीजेपी तो नहीं थी ना उस वक्त, कांग्रेस ही होगी। कांग्रेस के तरफ से मुझे आई डोंट नो। तो फिर मुझे मालूम था कि अटल जी आए थे, मैंने उनका भाषण सुना था अटल जी वो टाइम पे, आई थिंक 72 की बात है, या उस वक्त जब बीजेपी आ गई थी, 2 से सीटें बढ़ के उसके बाद हो सकता है शायद। तो फिर वहां से कैसे निकले? फिर ये हो गया सर कि अब वहाँ ये जब इतना हंगामा हो गया ना, उसका मुझे एडवांटेज मिल गया। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो टर्निंग पॉइंट है मेरी लाइफ का वो ये है कि मैं जाना चाहता था, और मैं चाहता था, लेकिन घर वाले बिल्कुल नहीं, मैंने सोचा मेरे घर वाले मेरे को मुंबई भेजेंगे सर, सीधी सी बात, सोचा ही नहीं था। लेकिन जब ऊपर वाला चाहता है ना सर, तो फिर रास्ता बना दे। इतना कॉस्टली बनाया, लेकिन बनाया या डेफिनेट। तो वो इंसिडेंट होने की वजह से क्या हो गया कि लड़कों को पकड़ना शुरू कर दिया पुलिस ने कि किसने ये सब किया। तो मेरे सारे दोस्त लोग भाग रहे, इधर भाग रहा, कोई इधर भाग तुम पर भी आ सकते सर। मैंने क्या ना पूरा मुंडन कर लिया था अपना। अच्छा। मैंने भी, हालांकि फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा कोई हाथ नहीं था उसमें, बस ये था कि ये था कि सर आप भी हो, नाम है आपका, हम लोग यूनियन में हो, हम लोग प्रिंस पैनल की तरफ से थे, हम सब 1-2 ग्रुप होता है ना कॉलेज जैसा, तो वो सब हुआ सर। उससे मुझे क्या फायदा हुआ, अब देखिए कैसा हो रहा है कि आपको मैंने अभी बताया कि कुछ दिन पहले मैंने वो एक इश्तेहार जो था उसका अप्लाई किया, पड़ा था, वो चला गया। उसके बाद फिर ये इंसिडेंट हुआ। जब ये इंसिडेंट हुआ तो ये सब हो, तो मेरे घर वालों ने बोला तुम हरा फटाफट छुप जाओ किसी गाँव में। हम मेरे तो बहुत छोटे गाँव थे, कहीं भी, तो मेरी बहन के यहाँ भेज दिया मुझे कि वहाँ जाओ, कोई नहीं तो पुलिस आके तुमको पकड़ेगी, क्योंकि सब लोगों को लड़कों को पकड़ के लेके जाते, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे को, यहाँ कोई वहाँ कोई, क्योंकि 2 दिन के बाद तो फिर वो सब पूरा पुलिस आ गई ना, पुलिस को मार गए, पुलिस बहुत बड़ी बात होती। जी आर्मी आ गई पूरी। तो उसका मुझे क्या हुआ कि अब ये मैं चला गया, अब गांव आ गया, मैं अपनी बहन के यहाँ आ गया सर। वहां से फिर वो लेटर आया मुझे मुंबई से, मुंबई से लेटर आया कुछ दिन के बाद। ये आप आओ, हाँ आप यू आर मतलब सेलेक्टेड, मतलब यू आर वन ऑफ द कैंडिडेट, आप ऑडिशन दीजिए, आप हमको भी तो चाहिए। तो
तो फिर मैं खुश हो गया, तो मैंने कहा यार ये तो आगे तो गाँव सब लोग आए। अब वो गांव के लड़के जो मेरे दोस्त थे ना, वो मतलब ये वो ऐसा ले गया, बस वो साइकिल में मोटरसाइकिल में आए मेरे पास, अरे तू हीरो बन गया, तू हीरो बन गया। उनको लगा कि हीरो बन गया, काम मिल गया। ये मैं इंस्टीट्यूट में ही था, फिर मैं इंस्टीट्यूट गए तो आप ऐसे हो जाते हो। तो अभी तो लेटर ही आया था, बोले तो बॉम्बे से लेटर आ गया, तो हीरो बन गया, हीरो बन गया। अरे मैं कहा, और मेरे बाल कटे हुए पूरे बिल्कुल मुंडा, मैं अजीब सा लग रहा, क्या बात कर रहा, क्या हुआ? हाँ यार मेरे को लगा अच्छा यार, अच्छा ऐसा ऐसा हो गया था सर। फिर मैं घर बुलाया गया, मैं घर आया, फिर भाई ने मेरे को ये हो गया ऐसे ऐसे, मैंने भाई को देखा ऐसे 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 ऐसे, तो बोले ठीक है तू ऐसा, मैं देखता हूँ माँ बाप को, मैं समझाता हूँ। तो उन्होंने फिर उनको, मेरे बड़े भाई ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, और मेरे एक और बड़ी दोस्त है हाँ ना, तो उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। फिर मेरे दोस्त एक जरगर साहब जो हम लोगों के इंस्टीट्यूट में हमारे, वो भी डायरेक्टर थे एक्टिंग में, तो उन लोगों ने सबने मेरे माँ बाप को समझाया कि देखो, तो और मेरे भाई ने और उन्होंने दूसरे तरीके से समझाया कि तो अभी ऐसे इतना हंगामा चल रहा है यहाँ पर, और ये चलता रहेगा, पकड़ा पकड़ी रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है, इसको भेज दो ना बम्बई, यहाँ से इसको भी हो जाएगा, थोड़ा आ जाएगा 5-6 महीने में, 2-3 महीने में। तो मैं इस तरह से, मुझे मेरी टिकट तो वहाँ से और मैं मुंबई आया का मौका मिल और गया। मैं मुंबई आया, नेशनल एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन मैंने ज्वाइन किया, 6 महीने का किसका कोर्स किया, नाम है? और उसके जो हमारे प्रिंसिपल थे वो थे मिस्टर गोपाल दत्त, जो आपके इंस्टीट्यूट में, पुणे इंस्टीट्यूट में एक्स प्रिंसिपल ने गोपाल दत्त से वो जाके यहाँ लंबे से गोरे से गोपाल दत्त का नाम और क्या? हमारा जो इंटरव्यू लिया था मिस्टर टॉम अल्टर, गोपाल दत्त सर, गोपाल दत्त मेरे ख्याल से शायद वो कैमरा में डिपार्टमेंट के थे मेरे ख्याल से, उन्होंने फिर आके खोली होगी। हाँ, टॉम अल्टर ने ऑडिशन लिया, टॉम उसी का पास हुआ, 75-76 हम पास हुए। हाँ 74, 75, 76 मुझे याद है, टॉम अल्टर निकला, मिठू निकला, फिर मैं, नसीरुद्दीन शाह, फिर बाद में सुधीर पांडे, हम लोग सब बाहर। जी। तो टॉम अल्टर साहब थे, गीता खन्ना थी, टॉम के साथ गीता खन्ना थी, इनायतुल्लाह खान कश्मीरी थे, पतले कुबराले और एक और कोई और था, ऐसे 4 लोग, विक्रांत माथुर ये सब तुम लोगों को ऑडिशन में रखा था। ये ऑडिशन में रखा था। अच्छा, रोशन दलिया साहब नहीं, हाँ, ये टॉम ने फिर दिया, इन लोगों को उन्होंने बुलाया होगा कि आप हमारे को। जी, इन लोगों ने, इनका एकेडमी था, वो मैंने ज्वाइन किया और 6 महीने मैंने वहाँ रहा। 6 महीने किया, 6 महीने मैंने उनके साथ किया, उनकी 2-3 बैच चली, उसके बाद शायद वो बंद। और ये ओपेरा हाउस जो है अपना रॉक्सी सिनेमा, उसके पीछे चंद्रेश्वर हॉल था, वहाँ पर उनका एकेडमी था। अच्छा, ओपेरा हाउस के पास ही था। जी, मेरा स्कूल वहीं पर था। जी। ओके। तो इस तरह मैं रहा। लकीली मेरे बालाघाट के कुछ यहाँ पर बैंक में काम करते थे, इंडिया गेस्ट हाउस में थे, वो अपना ताज होटल के बिल्कुल बाजू में ही है, जो इंडिया एक रेडियो हाउस भी है, रेडियो क्लब के बाजू इंडिया गेस्ट हाउस, वहाँ मैं 3-4 महीने रहा हूँ। तो फिर क्या हुआ इसका तुमको फायदा मिला? देखिए वहाँ तो हुआ, मैं ये फायदा मुझे ये हुआ कि मैं थोड़ा सा यूज्ड हो गया, मेरे दोस्त तुमको एक एंट्री मिल गई बॉम्बे में, या एंट्री मिली। उसके बाद फिर मेरे जो दोस्त थे सुरेश जरगा, जो वहाँ पर मेरे साथ में रहते थे हमेशा, उनके साथ मेरा टच में रहता, उन्होंने मुझे बोला कि यार तुम जो है ना इप्टा ज्वाइन कर लो। अच्छा, that gave you the opportunity to join. Then I joined IPTA in 79. उसके बाद फिर मैं इप्टा मैंने छोड़ा नहीं, इप्टा में काम करता रहा। टिंगू जावेद खान था, बिल्कुल मेरा रूममेट इंस्टीट्यूट इधर ही रहता है। वो हम लोग पूना को पकड़ते थे गाड़ी रात को 11 बजे की, शनिवार को, संडे को नाइट को, कि मंडे की क्लास अटेंड करें, हर हफ्ते वापस आते। तो वो मेरे साथ लोकल के ऊपर सो जाते थे। जी। तो अच्छा, वो मुझे याद है अच्छी तरह से। इप्टा उसमें वो पूरे इप्टा के डायरेक्टर भी थे, एक्टर भी थे, उनके डायरेक्शन में मैंने प्ले भी किया, हम फरिश्ते थे। तो मुश्ताक, ये सब तो सुन के बहुत मजा आया मुझे तुम्हारी जिंदगी की पूरी कहानी सामने दिखी, तुम क्या करते थे, बालाघाट में क्या किया, गांव में क्या किया, और कैसे तुम पहुंच गए इंस्टीट्यूट में, और क्या। अब मैं जानना चाहता हूँ, ये सारा बेस तुमको इप्टा का मिला, फिल्म का क्या हुआ? फिल्म कहाँ से तुम चेंज हुई? फिल्में थिएटर में दिलाई थी। अच्छा, इप्टा करते करते तुम्हारी पॉपुलैरिटी लोगों तक पहुंची? ये अब हम लोग ये क्या करते थे कि दिन भर मतलब स्ट्रगल करते थे, है ना, यहाँ जाना वहाँ जाना, स्टूडियो में जाते, एसी मार्केट हुआ करता था ताड़े में, फेमस में, बॉम्बे में, ये सब बहुत सारी जगह थी जहाँ पर के आज की डेट में तो खैर स्ट्रगल है ही नहीं है। वो टाइम पे हमने जो है बहुत स्ट्रगल किया है, ऑफिस जा करके, और हर जगह बस यही होता था कि अच्छा हाँ क्या एक्टिंग, अच्छा
अरे यार फिर वो साथी उनका कोई बैठा रहा उनको बोलते, यार हर आदमी यार, साला, हर किसी को एक्टिंग करना है यार, क्या करें। अच्छा अभी तो नहीं भाई, नेक्स्ट टाइम देखते हैं, अगले महीने आना, ऐसे ही मतलब अगले महीने इतने दादागिरी की तरह बोलते थे सर। अच्छी तरह याद है, फिल्मिस्तान स्टूडियो में पहुंच गए, फिर वहाँ पर अपना बासु चैटर्जी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, फिल्म का नाम था स्वामी, के महाजन उसके वो थे डीओपी और ये सब। तो वहाँ पे किसी तरह कोई भाईजान करके घुस गए और वो दादा के पास चले गए, अपना बासु दा के सामने चले गए और किसी ने मिला दिया, दादा सुबह से आए हुए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो हम 2-3 एक साथ जाते थे इस तरह करने। हाँ तो की बची दादा बसुदा की बची, दादा वो अभिनय करेगा और कोई नहीं करेगा, अभिनय करेगा, अभिनय करेगा, इसलिए क्यों खुद डायरेक्टर है, उसको कदर करनी चाहिए क्या। मतलब मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि मतलब इस तरह मतलब झिड़कते थे, आप बिलीव नहीं करो, मतलब कि यार ऐसा लगता था कि एक्टिंग बोलना मतलब ऐसा लगता है कि शर्म गुनाह करने जा रहे हैं यार, कैसे बोले कि हम एक्टिंग कर रहे हैं यार, मतलब जस्ट लाइक यू आर बैगिंग कैसे, यू आर बैगिंग यार। और क्या मुस्तफा मैं बताऊं, आई मीन बुरा नहीं मानना तुम, लेकिन तुम मतलब हैंडसम भी नहीं थे। हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं थे बिल्कुल। तो वो बीच में आती है। हाँ। मुझे पता है मनोज, याद आ गई तुम्हारी बातें करते कि तुम 3 लोग जाते थे ना, धर्म जी ने मुझे एक बार बताया, बोला मुकेश, मैं और अनुज कुमार और शशि कपूर तीनों साथ में जाते थे किसी के ऑफिस में, तो हम मिलकर आते थे। वो इस वक्त स्ट्रगल तो किए, बड़े गाँव से आए। अब क्या है कि मनोज थोड़ा दिखने में ना खूबसूरत था, तो उसको रोल मिल जाता है। मेरे साथ हुआ, देखिए मैं आपको मेरे साथ हुआ होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब स्टेज में जो फोटो, तो अभी स्टेज में जब हम फोटो लेते थे ना, तो आपको ऐसा ग्रुप में फोटो लेना पड़ता ना, आप अकेले नहीं सकते। तो साथ में जो कोई सीन चल रहा है उसका आपको फोटो, तो साथ में मेरा एक दोस्त है स्मार्ट लुकिंग गुड है सब, तो उसका फोटो हो गया, मैं भी हूँ, ये वो सब बराबर में भी, अच्छे सभी लोग हैं उस फोटो में, है ना। तो सर वो उन लोगों का नाटक है, देख लीजिए सर, ये फोटो देखिए सर, हम लोगों ने नाटक करते हैं वो सब। अच्छा ये कौन है, ये कौन है ये मेरा दोस्त है सर, वो चंद्रमोहन करके। यार अच्छा किसको बोलो तो वो इसीलिए कहानी मशहूर है कि जब अपने घर में लड़की की शादी के लिए किसी को बुलाते हैं, ये मशहूर बात है गाँव में शहर, तो कहा जाता है कि कभी भी उसकी बहन को साथ में बताओ। हाँ, साली जिसको बोलते हैं, या जो बोलते हैं, वो उस वक्त उसको छुपा दिया, हो सकता है ज्यादा खूबसूरत हो, इसका चांसेस कम हो जाए। मेरे एक दोस्त के बिल्डिंग के रहने वाले ने साला गया था किसी को देखने के देहरादून की, और वो बातें बता मेरे को ये पसंद है, इसकी सिस्टर पसंद, वो बोल चुलबुली हो जाए, उनको तो डर नहीं होता है, और ये ऐसे बैठी उसको छोड़ के उसने शादी को पसंद ये बात। अच्छा मेरे साथ ये था कि मुझे जब बुलाया गया, मेरे फादर मदर ने बोला कि भाई ऐसा हमने देखा हुआ वहाँ पे 4 लड़कियां हैं, समझे ना, तो तुमको वहाँ पे वो घर हमको बहुत पसंद है, उसके घर वाले बहुत पसंद है, उसके माँ बाप बहुत शादी के लिए, सुनिए हाँ शादी के लिए, नागपुर की बात है ये, नागपुर की बात ही है, बता रहा हूँ मैं आपको। तो मुझे बोला कि भाई तुम बहुत जिद करते हो ना कि मैं भी देखूंगा, हमारे यहाँ से होता नहीं था, हमारे बोले हमने जो लड़की पसंद कर ली है, मानना पड़ेगा, तुमको मानना पड़ेगा। तो मेरे भाई ने बोला यार अभी वो मुंबई में रहता है, ये सब चीजें थोड़ा सा उसको भी देखना, तो जब मजबूरी में फिर कर चलो आके देख लो, लेकिन जो लड़की हमने पसंद की उससे तुम्हारी शादी होगी, ठीक है। 4 लड़कियां हैं, उनमें से ये होता। अब मैं गया नागपुर में गया, फिर तो बैठे हुए हमारे सब लोग बैठे हुए, तो पहली लड़की आई, मैंने कहा यार नहीं, इसलिए देखो ना साथ में दोस्त थे मेरे जो बहनों थे, वो खुद तो बहनों के साथ मेरी अच्छी मेरी बड़ी तुम अंदर धीरे से बोल देते उसको, ये तो बोलो 4 लड़कियां बोली थी, तो मैं दूसरी, तो उन्होंने कहा 2 नंबर की लड़की का है, तो मैंने कहा अच्छा और भी तो है ना। फिर तीसरी आई, तो वहाँ तो मैंने कहा नहीं यार वो 4 बताए थे। अभी भी तुमको अलावेंस देगी, आप यकीन करो, और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ, अभी आपने बोला ना वही मैं शादी को ले लिया, तो उनका भी यही था, और वो सबसे उम्र में कम थी वो लड़की, फ्रैंकली स्पीकिंग। जिसको तुमने पसंद की 3rd की 4th की बात कर रहा हूँ, जो वो तो उन्होंने कहा कि सर वो तो अभी है ही नहीं, छोटी है, वो नहीं, वो ये नहीं बोले छोटी है, बोले नहीं अभी घर पे नहीं है वो,
घर पे नहीं है तो कभी तो आएगी। अच्छा तो तुमने रुक जा, सर मैं 4 दिन रुका हूँ, मुझे वो भी दिखा 4 दिन रुका हूँ सर। क्या बात नहीं दूसरे दिन विदाउट नोइंग कि वो लड़की अच्छी है कि बुरी है। तो अभी जो मेरी शादी हुई था वही लड़की है और उनके साथ वो फिर शादी नहीं करना चाहते थे। नहीं मतलब वो चाहते थे। अब मेरे फादर ने जिसको उनके दिमाग में कौन सी लड़की जो तेरे को दिखाना चाहते? पहली लड़की, पहली जो सबसे बड़ी थी, जो तुमने दूसरी दिखाती थी। तो वही बड़ी लड़की तुम्हारी साली हो गई। हाँ वो बड़ी साली हो बड़ी गई। साली। और वही लड़की मुझे यहाँ बॉम्बे में देखने आई थी जब मैं दत्तात्रेय लॉज में रहता था, और बड़ी ऐसी बड़ी जगह में बड़ी। रहता, एक बैग लेकर के मैं रहता था। वहाँ पर वो मुझे देखने आई कि भैया ये तुम कहाँ रहते, कहाँ क्या हो? मैंने कहा ये हूँ, यहाँ रहता हूँ मैं। अब उस वक्त साला वो हर तरह आपको याद है दत्तात्रेय लॉज, ये गोरे हाँ, मतलब लॉज टाइप जो होता है, स्ट्रगल सर साथ में। थर्ड फ्लोर पे एक कमरा ऐसा होता है जिसमें कि हम लोग 7-8 बेड रखे रहते हैं सर। और वहाँ पर आपका एक बेड है और आपके नीचे वहीं उसी बेड के नीचे आपके बैग पड़े हैं, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी पड़ी, जो भी आपके बक्सा है, संदूक है, उसमें सारा कपड़े अपने वही। तो वो मैंने कहा यही रहता हूँ। सराय हो गई तरह से। बट ये था कि चलो ठीक है, वो ठीक किस्मत में। वो मेरे ससुर जो थे वो कौन आई देखने? कौन सी बात? कौन सी बड़ी वाली आई देखने? बड़ी वाली। बिफोर दिस इंसिडेंट हैपेंड नहीं उन लोग उसको बिफोर तुम नागपुर गए वो आके तुमको देख के गई? नहीं जब हो गया ना होने के बाद उसके बाद आई। तो अभी उसको बुरा नहीं लगा? बड़ी नहीं हंस रही थी बल्कि क्योंकि मैं कभी सोचता हूँ कि बात तो सही है कि नहीं दिखाना चाहिए सिस्टर को किसी को भी, उसकी रुक जाती है। मैंने कहा देखो अगर तुम मुझे ये बोलती ना कि हमारे घर में सिर्फ 2 लड़कियां हैं तो शायद तुमको मैं पसंद कर लेता। तुमने बोला 4 लड़कियां हैं, मतलब मैंने कहा 4 लड़कियां हैं तो मैं चारों ले और तुम मुंबई होके आए थे तो साले वो बालाघाट के तो थे नहीं तुम्हारे दिमाग तो कुछ तब तक क्या बॉम्बे में काफी टाइम हो गया। 86 में मेरी शादी हुई। तो मतलब शी इज योर मतलब 10 साल हो गए। शी इज योर वाइफ एंड वो साली तीनों है अभी। अरे बहुत बढ़िया। तुमको बाकी सबकी भी शादी हो गई। तीनों नहीं बोलते मेरे को तुमने साला पसंद नहीं किया था, हमको तुमने उनको नहीं मजाक तो उड़ाते हो। एक्चुअल में क्या है ना, वो अपनी सबसे छोटी बहन जो है ना उनकी, वो उनको बहुत पसंद करते हैं, पसंद भी करते हैं। तो और सबसे छोटी भी होगी तो। और वो खुश भी है बहुत। बोल रहे नहीं ठीक है हमको अच्छा लगा। चलो बढ़िया। तो ये तुम्हारी हो गई शादी। जी और उसके बाद फिर ये शादी भी बीच में ही हुई? ये शादी भी मेरी 86 में हो गई थी, लेकिन उसके पहले जो मेरा स्ट्रगल में जो तो उसका क्या हुआ? जो आए हो लड़ने कर एक्टर बनने आए हो, अभाषु चैटर्जी, काम किसी ने नहीं दिया? किसी ने नहीं दिया सर, किसी कोई काम देता ही नहीं था सर। और ऐसी जगह पे मैं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अब जुहू में रहा, जानकी कुटीर में, है ना, और अपना यहाँ पे रहा एक जहाँ पर एक कमरा था, वहाँ पे 7-8 लोग, जो मैं आपको बता रहा था उसके दत्तात्रेय के पहले, जहाँ पे गुलशन ग्रोवर भी रह चुका है। गुलशन ग्रोवर भी स्ट्रगल कर चुका है, मेरे सामने भी था ग्रोवर अच्छी तरह मुझे जानो। तो वहाँ पर हम लोग रहते थे, बहुत बुरी हालत रहती थी सर हमारे पास। कभी तो मतलब पेस्ट खत्म हो जाता था। ये मशहूर कहानी है। इवन बांद्रा के सामने एक लॉज है, बड़े एक्टर वहाँ पर रहते थे, तो वो बेचारा अच्छा आदमी थे, फिर पैसा नहीं चलती के कल पर ऐसी कहानियाँ सुन बहुत। मतलब मुकेश जी मैं आपको छोटा सा इंसिडेंट सुनाता हूँ, आप कमाल करो। तो हम लोग का ये रहता था कि कुछ काम तो है ही नहीं, है ना, तो क्या करें यार, कहाँ से लाएं, आज खाने का क्या होगा, आज इसका क्या होगा। आपको मालूम है सर, मेरा 4 महीने का जब किराया बाकी रह गया ना देने के लिए, कितना किराया था? मेरा वो टाइम पे 125 रुपये होता था। 125 जी 125, लेकिन 125 बहुत बड़ा था सर, बड़ा उस जमाने में बहुत बड़ा होता था। तो तीनों आनंद साहब ये फिल्म बना रहे थे सर, ये अपना कालिया फिल्म बना रहे थे ना, अमिताभ बच्चन के साथ। उनका सेट लगा हुआ था यहाँ पे, जो आप कालिया मैदान के नाम से जानते हैं। कालिया मैदान जानते हैं, वहाँ पर फिल्म सिटी में जहाँ पे उन्होंने जेल का शत्रुघ्न। नो अच्छा वो कालिया अलग थी? नहीं ये अमिताभ बच्चन। अच्छा अमिताभ ने कालिया अलग बनाई थी सिटी में। तो फिर तो वहाँ पर मुझे किसी ने बताया कि यार ऐसा टीनू साहब जो है एक फिल्म बना रहे हैं, समझे। तो हम लोग थोड़ा थिएटर से जुड़े हुए थे, तो कॉज अहमद अब्बास की वजह से वो वहाँ पर आया करते थे वहाँ पर। तो हमने कहा हम चले गए वहाँ पर टीनू साहब से मिलने। टीनू साहब मैंने कहा हाँ भाई क्या बात है भाई, ऐसा। तो मेरे दोस्त ने बताया कि भाई ये थिएटर करते हैं, ऐसा है, कोई अगर रोल। अरे लाले अभी तो कोई उसमें रोल है ही नहीं यार, तो अमिताभ बच्चन है, प्राण साहब है, और बस ऐसे कैदी लोग हैं। तो मैंने उनको बोला सर मेरे को ना मुझे थोड़ा सा कैदी बना दो और भी ऐसा है। बोले क्या प्रॉब्लम क्या है? उन्हें ऐसा इसका कुछ किराया बनाया का चक्कर है, कुछ बता दिया था। अच्छा ठीक। तो सर उन्होंने मुझे फिर एक कैदी बना दिया। वो कैदी बना दिया और मुझे रोज शाम को 150 रुपये मिलता था। 150 एक दिन मिलता था? हाँ 150। ऐसे मैंने 9 दिन शूटिंग किया सर। 9 दिन शूटिंग किया। और उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया टीनू साहब ने, कि वो मेरे को छुपा के रखते थे। लाइन में लगे तो देख इधर कर ले, ऐसा कर ले, तू नजर ना आए, मतलब कैदी में कुछ है तो नहीं ना वहाँ पर करने के लिए,
कुछ लाइन नहीं है, कुछ नहीं है। तो दैट मींस सिंपैथाइज विद यू। यहाँ मतलब ये कि वो उनका जिसने मुझे मिलाया था वो बहुत अच्छा, उन्होंने मतलब ये पॉइंट तुम्हारी उनको अच्छी लगी कि मुझे किसके मैंने क्लियर तो उनको बोल दिया था, उन्होंने कहा था मैं तो ठीक है जो भी है तो रोल ना भी होता, उनको लगा अच्छा एक्टर है, मैं खामा का उसको एक लाइन में खड़ा तो उसे बोलता कि थिएटर करते हैं, तो वो अब्बास साहब के थ्रू ये था कि भाई ऐसा यार रोल अगर नहीं है तो इसको कम से, हालांकि उसके बाद उसी फिल्म में उन्होंने मुझे एक छोटा सा रोल दिया कली में रामदीन का, जो बच्चन साहब के साथ हुआ, उसकी एक अलग कहानी है मेरी। तो इस तरह हम लोग वहाँ पर गेस्ट हाउस में रहते थे। एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ मैं आपको, तो जो भी कोई नया आता था ना हमारा उस गेस्ट हाउस में, तो हम लोग बहुत खुश हो जाते थे। एक और आदमी कि ये आया नया, तो अब ये नया आया है तो ये मतलब फाइनेंसर भरपूर होगा, फाइनेंसर दिमाग में होता इसका पैक होगा बिल्कुल बढ़िया। तो एक आ गया, वो थोड़ा सा बिजनेस वाला था, कुछ बिजनेस यहाँ वहाँ वो करता था, यहाँ जा रहा कभी यहाँ जा रहा कभी वहाँ जा रहा है, वाह और रशीद भाई कैसे हैं, ये वो सब करके जी सब खुश हो जाते थे हम लोग सब देखकर। और तुम्हारे स्ट्रगलर सर इसलिए तो हम लोग सब देखने, आपको बता रहा हूँ, आप वहाँ पर एक रवि देवान का असिस्टेंट डायरेक्टर था, मेरे दोस्त थे जो एक्टर्स थे, जो राइटर्स थे, जो डायरेक्टर बनना चाहते थे, जो असिस्टेंट थे, वो सारे सब लोग वहाँ पे रहते थे। ये फिल्म में रिलेटेड, ये मैं जूहू की बात कर रहा हूँ, जहाँ अभी पूरा वो उखाड़ दिया उसको, किसी ने ले लिया, जहाँ पे बहुत बड़ा कोई होटल बनने वाला है, ये वहीं पर। तो फिर उसका क्या हुआ, फाइनेंसर आया हो तो वो आया, तो वो छोटा सा रेस्टोरेंट लेकर गया सब बढ़िया, और उसने पूरा अपना सामान सजाया, निकाल के साबुन और ये और शैम्पू और पेस्ट और ये गाना करके अपना उसने समा दिया और अपना कर दिया। और शाम को बोलता है कि मैं ना अभी पुणे जा रहा हूँ सर, मैं कल शाम को आऊँगा, थोड़ा काम। हाँ जी ठीक है जी बहुत। तो उसके रशीद भाई जो थे हमारे, उनकी जो भी नया आता था उसकी बहुत सेवा करते थे वो, ये खुद पैसे वो चला गया। अब वो चला गया सर, उसके बाद वो दूसरे दिन आया सर, और उसके बाद फिर वो रात में आया, लेट नाइट सो गया। अब सुबह उठा सर, वो सुबह उठा तो वो इधर देख रहा है, तो उसने पेस्ट देखा, उसने अपना ऐसा पेस्ट जो होती है ना अपना टूथपेस्ट, उसने वापस रख दिया उसको, कि किसी ने यूज किया इसको, उसने रख दिया कि ये नहीं, ये मेरा नहीं है। हाँ, तो तब ढूंढा कहाँ गया। रशीदा क्या देख रहे हो जी? बोले नहीं रशीद भाई मैंने पेस्ट लाया था, वो पेस्ट। बोले यही तो है? बोले नहीं ये नहीं है। नहीं, बोले यही है। अरे रशीद भाई वो नहीं था, पूरा फुल था। बोले हाँ था, खत्म हो गया। तुम सब लोगों ने चिक पेस्ट यूज करते थे, किसी का साबुन यूज करते थे, मतलब सर क्या हालत मैं आपको बता। और उसको साइज मालूम पड़ी, पिचकी हुई साइज मिली उसको। तरह के कैरेक्टर होते सर, तरह के कैरेक्टर वहाँ पर बहुत मजा आता था सर, वो बहुत। नहीं ये मैं समझता हूँ तुम्हारे आज भी है। मैं भी अपने फिल्म इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, मेरी भी शक्तिमान इंस्टीट्यूट ऑफ एक्टिंग है, तो मैंने भी स्ट्रगलों को देख रहा हूँ। पर आज के स्ट्रगलर्स और आपके जमाने के स्ट्रगलर्स में थोड़ा फर्क है। जी। ये तो अभी धीरे धीरे टीवी ने इनको ऑब्जॉर्व करना शुरू कर दिया। जी। तो आपकी स्ट्रगल होती थी वही बांद्रा, जुहू, और यहाँ पर कुछ लॉजेस मशहूर थे। आज यहाँ पर तो सब जगह पे कुछ न कुछ पेइंग गेस्ट में रहते हैं, 5 आदमी 6 आदमी रहते। फर्क है आपके टाइम पे आज में? सर जमीन आसमान का फर्क है। लेस लाइक व्हाट? मतलब आज का स्ट्रगलर, उसको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है सर। जो हम आज, मेरा ख्याल है मेरा ख्याल है कि आज कोई भी आज स्ट्रगलर जो है वो किसी प्रोड्यूसर, किसी डायरेक्टर के यहाँ जाता नहीं हो। पर ऑडिशन को जाते हैं लोग। ऑडिशन तो करते हैं ना सर, ऑडिशन तो खैर ऑडिशन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ काम मिल रहा है। हाँ, ये आई थिंक टीवी इज द रीजन, सबको एब्जॉर्ब किया उसने। आज इतना काम बढ़ गया। कहीं ना कहीं पहले तुम सिर्फ फिल्में होती थी। हाँ, पहले फिल्में होती थी। पहले क्या था, ये बात सही है। अब जैसे दूरदर्शन था, सिर्फ एक दूरदर्शन था जिसमें कि मतलब सैटरडे को फिल्म दिखाई जाती थी, संडे को, और बुध को जो है चित्रहार आया करता था। मुझे अच्छी तरह याद है, वी.के. शर्मा हुआ करते थे दूरदर्शन में, उनके साथ मैंने एक प्ले किया था। 7 दिन रिहर्सल करते थे, एक दिन हम लोग उसकी रिकॉर्डिंग करते थे, एक दिन में वो होता था सर। तो काम कम था। ये बात सही। और यू आर राइट कि टीवी के आने से अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई हैं, इसीलिए भले स्ट्रगलर्स भी बढ़े हैं। आज पागलों की तरह आते हैं लोग। एक छोटी सी लड़की अगर बालिक बधू में फेमस हो गई तो हर माँ अपने बच्चे को लेकर आती है, ये भी है। बट यू आर राइट कि फला जगह पे ऑडिशन हो रहा है, सब फटाफट वहाँ भागते हैं। तुम ऑफिसर के जाके बात के सर मुझे एक्टर बनना है, क्या करना है आपको? एक्टर बनना है। वो अलग है, वो अलग है, वो नहीं रह गया, वो भी नहीं रह गया। अभी ये बोलते हैं, अभी तो मैं तो बोलता हूँ यहाँ तक कि डायरेक्टर का असिस्टेंट भी नहीं रहता। एक आदमी को हायर करते हैं कैमरा लेके, और वो लाइन में लगाते हैं, हाँ खड़े हो जाओ, 2 डायलॉग बोलो, टिक करो, अच्छा चले जाओ, वो डायलॉग करो। डायरेक्टर तक नहीं मिलता। फिर उनकी जो फुटेज आती है उसको बैठ के लोग देखते हैं कि ये लड़का अच्छा है कि लड़का अच्छा है। और जो तुम स्ट्रगल की बात करते हो, मैं एक बात कहना चाहूँगा पब्लिक को, ऑडियंस को, कि स्ट्रगल एक बहुत बड़ी चीज़ है। हर आदमी स्ट्रगल के थ्रू जाके, चाहे वो
किसी को कम होती है स्ट्रगल, किसी को यहाँ डेस्टिनी में लिखा रहता है। कोई चांदी के चम्मच से घर में पैदा होता है तो उसको प्रॉब्लम नहीं, जो बड़े बड़े घराने हैं। लेकिन एक बात मशहूर इनको भी मालूम होगा कि आप कभी भी किसी प्रोड्यूसर के ऑफिस में जाओ ना, आप उसको सर वो बिजी रहता है, जैसे इन्होंने बताया ना कि क्या यार सबको एक्टर बनने का यार, तो वो अपने काम में बिजी, तो वो आके सर वो अच्छा ये काम करो, तुम अपना वो कार्ड छोड़ दो, हाँ वो यहाँ पर नाम लेके छोड़ दो, हम आपको बुला लेंगे, और चला जाता है। वो आदमी बेचारा वेट करता रहता है, नहीं बुलाते। लेकिन अगर प्रोड्यूसर को कोई रोल की जरूरत पड़ गई और उसके दिमाग में आया था, अरे यार वो एक लंबा सा लड़का आया था, अरे वो धाड़ी वाली शर्ट पहनी थी उसने, यार वो थोड़ा बाल कम थे वो उसको ढूंढ के निकालो। साहब पूरी बम्बई छान मार के उसको बुलाया जाता। जी जी वो तो एड्रेस पे कोई नहीं बुलाता है, लेकिन जब जरूरत पड़ती तो इससे को बोलते हैं डेस्टिनी। आपकी एक जरूरत कभी कहीं नहीं हुई और वो एक रोल एक फ्राइडे नाइट आपको चेंज करता है। जी जी। तो आपके साथ में भी ऐसा हुआ? फिर कौन सी फिल्म आपने पहले मेरे साथ क्या हुआ, फिर मैंने बहुत ज़्यादा वो करने लगा, फिर मैं ज़्यादातर मैंने थिएटर में ध्यान दिया और थिएटर में करता रहता था और इनवाइट करता था लोगों को आ जाओ। मेरे साथ बड़ा लकीली क्या रहा कि ये थिएटर देखने के लिए जो मैंने नाटक किए, खास करके मुझे इस्माइल शराफ साहब ने दिया था, थोड़ी सी बेवफाई में, राजेश खन्ना के साथ मैंने छोटे 2 सीन किए थे, थोड़ी सी बेवफाई जो थिएटर के थ्रू मुझे मिले पहला। उसके बाद मुझे तो सबसे बड़ा ब्रेक मिला जो थिएटर ने मुझे दिया। एक मेरा प्ले था, उसका नाम था लोक कथा 78। ये रत्नाकर मतकरी का लिखा हुआ मराठी प्ले है जिसको एडॉप्ट किया और हिंदी में, और इसको डायरेक्ट किया था मिस्टर रमेश तलवार ने। रमेश तलवार तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत बड़े, इतने बड़े एक्टर, टिंगू से हैं, बट कमाल, बड़े दिलीप साहब के साथ कितनी फिल्में मैं जानता हूँ, मैंने मतलब मेरे भाई साहब के बहुत नजदीक थे। जमाना उन्होंने किया, उसके बाद उनका दूसरा आदमी बहुत बड़ा ब्रेक था उनका, बहुत बड़ा ब्रेक था वो पूरी करी, और वो यशराज फिल्म में थे। तो आप बात करें रमेश तलवार की, मेरे साथ भी उनके साथ कुछ थोड़े से ग्रह आए। जब मैं इंस्टीट्यूट मैंने स्टेज लेवल पे किया है, तेज बहादुर सप्रो कॉम्पिटिशन या गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में पढ़ता था, तो वहाँ पर एक प्ले में वो जज बैठे, वन ऑफ द 3 जजेस, और मेरे भाई साहब ने जाके शायद रिकमेंड किया होगा, मेरे को मिला सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट, उसके अंदर फिर मेरे को बताया रमेश तलवार को कुछ बोला होगा आपने जाके कि मेरे बड़े भाई भी आपके वहाँ इप्टा में बहुत आते हैं, जग्गी खन्ना थे, और वो लोग बोलते थे आया फाइनेंसर आ गया, सबको चाय पिलाने वाला, वो मेरे को लेकर गए थे पीछे इप्टा में। तो मैं कुछ दिन बैठा, तब मैंने कहा उनको बोलो कुछ काम दे रहे, मेरे में तेरे ऐसे तलब नहीं थी पकड़ के खड़ा हूँ, काम देने को बोलो तो मैं आऊँ, इधर आने का मतलब नहीं है। तब जाके मेरे को बड़े भाई ने कहा तो लॉ करता 3 साल मिलेंगे फिर। सो रमेश तलवार जी वॉज ग्रेट। और आगे अगर हम आपकी कहानी को लेके बढ़े हैं तो आई थिंक एक फिल्म हमने की थी राजा जी। आई थिंक देयर वाज अ फिल्म वेयर वी हैड इनफ टाइम टू लुक ईच अदर। आप भी बहुत एक राजा वाजा का रोल था, जो आई थिंक फोन ही राजा था कि रियल राजा फेक राजा था वो, आदि रानी को लेके आते हो माधुरी के हाथ में। सो दैट वाज अ टाइम वी डिड, बट वी डिड मोर फिल्म्स इन पास्ट समवेयर, कहीं ना कहीं हम टकराए हैं। एक हेरा फेरी फिल्म थी, हेरा फेरी में आपका और मेरा कोई सीन साथ में नहीं था, बट आपका अलग ही ट्रैक ही पूरा, मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस था उसमें, मैं इनके साथ था, कुलभूषण खरबंदा जी के साथ, जो मेरे को तलवार लेके एंड में मारते सो दैट इज वन थिंग। और उसके अलावा क्या आपका एक्सपीरियंस रहा फिल्म इंडस्ट्री को लेकर? आपने यू आर टॉकिंग अबाउट 75-76, जब मैं भी फिल्म इंस्टीट्यूट से निकला था और मेरी पहली फिल्म शुरू हुई थी 79-80 में, खूनी। आज हो गया 2020, तुम उस वक्त स्ट्रगल कर रहे थे और मैं उस वक्त धीरे से सडनली हीरो बन गया, नरेंद्र बेदी की फिल्म। तो मैंने वो स्ट्रगल नहीं देखा है। मैंने एक हफ्ते में 5 फिल्में साइन की थी मुश्ताक, अपने ऑफिस में बैठ कर, कि किसी जगह एक लड़का अच्छा आया है, यहाँ पर क्या होता है, एक अच्छा शॉट दो ना मुश्ताक, पूरी इंडस्ट्री में फैल जाता है। एक लड़का अच्छा है, हमारे फिल्म इंस्टीट्यूट तो मशहूर जाके ऊपर अगर आप इम्प्रोवाइजेशन अच्छा करो ना, बाय द टाइम तुम कैंटीन में आके नाश्ता करने आओ ना, वहाँ तक पहुँच जाती है, यार बेंजामिन गिलानी ने आज वहाँ पर एक अच्छा इम्प्रोवाइजेशन किया, दिस इज़ फेमस। तो तुमने वो पीरियड भी देखा है, आज का पीरियड भी देखा, क्या फ़र्क महसूस करते हो तुम आज के फिल्म मेकिंग में भी, स्ट्रगल में भी, डेडिकेशन में भी? लोग कितने ईमानदार हो गए कंटेंट वाइज भी, बिकॉज तुमने काफ़ी कुछ देखा है, मेरे से ज़्यादा देखा है, मैं जानना चाहूँगा। इतना बोलूँगा मैं मुकेश जी के दैट टाइम वाज वेरी टफ टाइम फॉर स्ट्रगलर्स। इतना टफ टाइम था कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं इतना कह सकता हूँ कि मैंने जो सब्र किया, जो पेशेंस मैंने रखा, तो आज मैं यहाँ पर हूँ। अदरवाइज शायद अच्छा आप मेरे हिल जाते सर। मेरी जो एकेडमी में जितने भी मेरी बैच में लोग थे, सिर्फ सुनील लहरी एक हैं, सुनील लहरी, राम लक्ष्मण का रोल किए थे।
बाकी कितने सारे थे किसी का पता नहीं है, बट आई हैड पेशेंस कि उस वजह से और ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया तो मैं यहाँ पे टिका रहा। मैंने बहुत बुरे दिन देखे हैं। Really? मैंने खार स्टेशन में रात भी गुजारी है। Really? जी, क्योंकि मेरे जो है मुझे मालूम था कि मैं जब रात में गया तो पता चला मेरा सामान अलग कर दिया गया और बोल दिया कि बस किसी भाड़ा और नहीं को भरा, बचा दिया भाड़ा गया। नहीं भरा तुमने। जी, क्या करते हैं, कुछ नहीं कर सकते ऐसा, कहाँ जाए। रात भर स्टेशन पास में था, खार स्टेशन में रात में रहा, तो पाव खा कर भी जिंदा रहे, पाव खा लिया, थोड़ा पानी पी लिया, ये इधर चले गए उधर चले गए, लेकिन फिर थोड़ा तब तक शादी नहीं हुई थी नहीं तुम्हारी? नहीं नहीं, तब लकी भी रहे, थोड़ा सा अच्छे दोस्त मिल गए। केतन ठाकर करके एक दोस्त मिल गया, वो आर्य निवास होटल का मालिक था, जो हमारे साथ फेलो वो था, स्टूडेंट भी था, मतलब एक तरह से वो भी एक्टर बनना चाहता था। उसकी बहुत बड़ी होटल है आर्य निवास, तो वहाँ पर खाना तो वो सब उसने हेल्प थोड़ा सा किया, हेल्प किया उसने। तो एक होता था उसको, तुम जाके खाना खा लो, कुछ दिन को प्रॉब्लम में रहने का, तुम वहाँ जाके रह भी लो। तो वो सारी चीज़ें बहुत देखी, तो वो टफ, वो जो स्ट्रगल था, दैट सॉफ्टन योर स्ट्रगल। हाँ या तो, और आज के उसमें बहुत अंतर है, क्योंकि मेरा यहाँ पर कोई ऐसा कोई मतलब गॉड ऐसा नहीं था जो गॉडफादर तो कोई, गॉडफादर का कोई ऐसा कुछ नहीं था मेरा। ऐसा कुछ नहीं था कि यार वहाँ जाओ तो ये हो जाएगा, वहाँ पे रहने को मिल जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा, वहाँ से आपको सपोर्ट मिल जाएगा। तो मुझे खुद ही अपना स्ट्रगल करना था। एंड आई एम टेलिंग यू कि मैं रोया करता था रात में अकेले। क्या करूँ, याद आती थी माँ की, याद आती थी घर की, याद आती। घर वालों का क्या रिएक्शन था? कभी बात कम्युनिकेशन होती थी उसको, क्या छोड़ के बैठ? चिट्ठियाँ होती थी, चिट्ठियाँ होती थी, फोन वोन तो नहीं था? फोन कहाँ था सर, कुछ नहीं था, फोन चिट्ठियाँ लिखते थे, बस ये था। और बड़ा मुश्किल था सर। तो माँ ने नहीं कहा आ जाओ वापस? यही होता था, घर वालों से ये होता कि क्या कर रहे हो भैया, आ जाओ, हो गया, अभी यहाँ सब क्लियर हो गया है 3-4 महीने के बाद। बट ये था कि नहीं सर, क्या करना जा करके। और दोस्त लोग भी मजाक उड़ाते थे, चला गया है, भेज दिया है, चप्पलें घिस जाती हैं, इस तरह की बात। पड़ोसी बूढ़ा करते, न शक्ल है, न सूरत है, न पर्सनालिटी है, क्या सोच के गया है वो? मैं तो ऐसा आया था, अभी तो फिर भी ठीक लग रहा। हाँ, अभी तो तुम एक कैरेक्टर दिखते हो। उस जमाने में आई कैन इमेजिन क्या तुम्हारा स्ट्रगल होगा। बहुत बुरी हालत में आया था मैं सर, क्योंकि स्टेज एक चीज मुश्ताक, मैं ना बुराई करूंगा ना उसकी भलाई कर रहा हूँ, स्टेज में हर तरह के फेस चल जाते हैं। फिल्मों में लार्जर देन लाइफ। फिरोज खान साहब का मैं कई बार बोल चुका, एक डायलॉग बहुत मशहूर है ना, मुकेश, जब मैं क्राउड में खड़ा रहता था ना 100 लोगों के बीच में, तो लोग बोलते थे कि वो उधर ही लड़का खड़ा है फिरोज। सो ऐसी पर्सनैलिटी चाहिए फिल्मों में जान, लार्जर देन लाइफ। आज तुम कहते हो ना जैसे कि स्ट्रगल कम करते हैं, बिकॉज आज टीवी ने नेक्स्ट डोर रहने वाले लड़के लड़कियों को भी काम देना शुरू किया, तो आपको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। वही मैं कह रहा हूँ कि उस वक्त का और इस वक्त में इतना जो फर्क जो आप बता रहे हैं वो ये जो आपने फिरोज साहब की बात बताई कि हजारों में भी फिरोज खान को बदलिए फिरोज खान, लेकिन आज ये नहीं है। आज नहीं है। आज राजकुमार, नवाजुद्दीन सिद्दीकी चोरों, हम कहाँ से स्टार्ट, आयुष्मान जो है खुराना देखो, वो आप हीरो बना हुआ है। आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो या फिर संजय त्रिपाठी हो, कोई वो नहीं जो फिल्मों की रिक्वायरमेंट नहीं। परफॉर्मेंस लिलीपुट, इस तरह की परफॉर्मेंस होते तो ये एडवांटेज है। लेकिन ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। जो आपकी किस्मत में था, जितना आपको भुगतना है वो तो आपको भुगतना ही है, जो आपको करना है जिस तरह से करना है। नहीं, मैं समझता फर्क ये हुआ मुश्ताक कि उस जमाने में आप लोगों स्टेज के थे। देखो, मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में निकल के एक बार बॉम्बे स्टेशन पे ट्रेन पकड़ रहा था, राजधानी किसी को छोड़ने आया था पता नहीं। उस ज़माने में वहाँ पर NSD के कुछ स्टूडेंट्स खड़े हुए थे, वो दूसरे डब्बे में। मैंने कुछ आई कुड फील दैट राजा बुंदेलावा नज़र आ गई उसमें, और वो लोग खड़े थे और मैं यहाँ किसी से बात कर रहा था। आई कुड सी इन देयर फेस कि साला हम लोग इतने टैलेंटेड हैं, हमको काम नहीं मिलता है, ये साला इंस्टीट्यूट से आया और इसको फिल्म में 10 मिल गई। तो आई कुड फील दैट फ्रस्ट्रेशन लुकिंग एट देयर फेसेस। बट टुडे एवरी एक्टर फ्रॉम NSD, एवरी एक्टर फ्रॉम IFTA हैज़ बीन एब्जॉर्ब्ड, क्योंकि लोगों ने काम को अभी पहले लोगों को चाहिए था कि यार मजा आए, देखिए क्या पर्सनालिटी है, मर्द दिखता है यार। वो धर्म जी देखो ना, आज भी उनको मारते हैं मुक्का तो लगता है रियल। आज उनको नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोलो, नसीर तो मेरे साथ रहा है 2 साल, उन लोगों के परफॉर्मेंसेस लोगों ने अभी देखने शुरू किए शायद, इसीलिए तुम्हारा टैलेंट काम आया, तुम्हारा जो स्टेज काम आया जी। तो वही स्टेज की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो मैं प्ले किया था, इसके बाद हम पिछले कुछ देर पहले किए थे लोक कथा 978 जो रमेश तलवार साहब ने डायरेक्ट किया था। मुझे नहीं मालूम था, बट दूसरे दिन मुझे पता चला कि सलीम खान साहब आए थे। सलीम जावेद के जी, सलमान खान के फादर, फादर वो आए थे।
जब ये सलीम जावेद साहब सेपरेट होने के बाद, हाँ, उन्होंने सलीम साहब ने तब एक फिल्म बना चुके थे, नाम सेपरेट, कुमार गौरव संजय दत्त की फिल्म, महेश भट्ट डायरेक्टर के साथ एक फिल्म जबरदस्त हिट हो चुकी थी, बहुत जबरदस्त। ये उसके बाद के प्ले की, उसके बाद ये ओके। तो मुझे रमेश जी नेक्स्ट डे जब हम लोग मिलते थे, रोज जाते थे हम तो रिहर्सल में, तो रमेश तलवार बोले यार इधर आओ तुम, वो कल आए थे वो सलीम खान साहब, उनका मुझे फोन आया और बोला यार वो एक्टर कौन है जो दारोगा का रोल किया, उनको बहुत पसंद आया, तो वो सो हैप्पी, उन्होंने कहा उसको मेरे पास भेजो। वो मेरा एक टर्निंग पॉइंट था सर। ऐसा होता है, ये एक पॉइंट मिलना चाहिए कोई जी। एंड आई वेंट टू हिम, वहाँ पर गैलेक्सी में मैं फर्स्ट फ्लोर पर बांद्रा सी रॉक, इनकी ऑफिस होती थी, हाँ बैंड स्टैंड में, मेरे घर है उनका। अच्छा, उनका हाँ घर है जहाँ पर अभी सलमान खान रहते हैं, वही घर में, वो घर उनका गैलेक्सी, हाँ, घर फर्स्ट फ्लोर। वहाँ जाके मैं मिला उनको और उन्होंने मुझे जो वेलकम किया है और जो मेरी तारीफें की हैं, मैं क्या बात है। और बोला मियाँ तुम बहुत अच्छा किया आपने, आप बहुत बढ़िया लगा मुझे, आपका अच्छा लगा, आप मुझे मिला करो। मैं देख रहा हूँ उस वक्त वो फिल्म कर रहे थे जाबाज, फिरोज खान की जाबाज, हाँ, लेकिन बाद में वो अलग हो गए थे। बोले मैं वहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन वो खुद ही अलग हो गए थे। जब खुद अलग हो गए तो कोई बात नहीं, बोले देखते हैं। फिर देन ही स्टार्टेड फिल्म विद महेश भट्ट, अगेन नेक्स्ट फिल्म कब्जा, संजय दत्त, अमृता सिंह, राज बब्बर, इनके साथ उन्होंने फिल्म शुरू की। तो एक दिन मैं ऐसे चला गया, तो मैं जाता रहता था कभी, अरे अच्छा हुआ यार तुम आगे आ जाओ मियाँ, मैं भी जरा आज जा रहा हूँ, एक काम करो, मैंने महेश भट्ट से बात चला गई, मैं फिल्म लेकर उनकी कब्जा, उनसे जाके मिल लो, जारी रोड में शूट कर रहे हैं। मैं तो भैया that time महेश भट्ट नाम, अर्थ, सारांश, बहुत इंटेलेक्चुअल एंट्री थी उनकी हो गई, तब तो मतलब ये तो महेश भट्ट ही हो गया था। और कितनी फिल्में थी उनके हाथ में, और उनको वहाँ तुमको बुला के मेरी बात चला वहाँ पर। अच्छा मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, मैं आपको अब मैं हिंदी स्पीकिंग, इंग्लिश मेरे को आती नहीं थी, थोड़ा बहुत अभी सीख लिए, वो टाइम पे बिल्कुल टोटल मतलब हिंदी, क्या करें और उर्दू बोलना आता नहीं उनको, उर्दू पूरा है ना, तो क्या करें, तो वो हिम्मत नहीं होती महेश भट्ट से मिलने, और जब कोई सामने से बोले कि मैंने महेश भट्ट से बात की तो तुम्हारी और मैंने कहा सर बहुत शुक्रिया, अपेक्षा बढ़ जाती है बहुत, वाले का नाम लेके खुदा। फिर क्या हुआ, गए वहाँ गए भट्ट साहब से, मैंने कहा सर ऐसा ये सलीम, अच्छा और यार सलीम साहब ने भेजा है आपको, तो करना ही पड़ेगा कुछ। हाँ बोला था आपसे, मुश्ताक खान, यस मैं ऐसा बोलो यार, अभी तो मैं अभी यहाँ शॉट लगा ये कर रहा हूँ, ये जो सामने खड़ा है मेरा वो भाई है मुकेश्वर, और वो मोटा सा लेकर वो दूसरा रॉबिन भट्ट, वो भी मेरा रॉबिन और मुकेश, दोनों जो है ना वही सब देखते हैं, उनसे बात कर लो और अपना जो भी तुम्हारा कॉन्टेक्ट नंबर दे दो भैया, और फिर अपन बात करते हैं, ठीक है चलो जाओ। ऐसा करके उन्होंने मुझे छोड़ दिया, फिर मैं रॉबिन भट्ट से उनसे मिला। अच्छा उस वक्त हमारे मेरे घर में कोई तो फोन नहीं था, नंबर क्या दोगे तुम? तो वो किराने की दुकान का हमने उसको पटाया था, जैसे किराना लेते थे, ये सब करते हैं स्ट्रगलरों की मैंने देखी है। वहाँ पर जो है उसको बोलो देख, और उसको 1 रुपए का हम कॉल कर, अगर कोई मेरा फोन आएगा तो उसका हर फोन का 1 रुपए उसको देंगे। आदि रानी ने भी यही किया। अच्छा फिर तो 15 दिन के बाद मुझे फोन आया 15 दिन के बाद फिर मैं भाग के बोलता है तुम्हारा कोई मैसेज था, फिर हम रोज शाम को जाते हो, रोज शाम को जाते थे वहाँ पे, तो भाई आ जाए, कई बार नहीं आया था, आज कोई नहीं कुछ नहीं। फिर एक दिन फिर ये देखा कि हाँ भैया, मतलब तुम्हारी वो हालत होगी, चिट्ठी आई है कि नहीं आई है, वो वाली तुम्हारी हालत यही था। तो वो लिखता था, उससे रिक्वेस्ट किया हुआ था कि यार प्लीज ऐसा, तो फिर वो फोन आया, तब हम आगे गए। सर मैं आपको बता रहा हूँ, वो फिल्म कब्जा, उसमें बहुत बड़ा रोल नहीं था, लेकिन परेश रावल के साथ था, उसमें मेरा एक सीन मुझे मिला, जो कुछ 4 लाइनें मुझे बोलनी थी, पता नहीं वो 4 लाइनें क्या नहीं, भट्ट साहब को स्ट्राइक कर गई, क्या हुआ, तो वेरी गुड। उसके बाद भट्ट साहब ने मुझे नहीं छोड़ा। सर हर डायरेक्टर अच्छा एक्टर चाहता है, उनको दिखता है, ये सब गलत धारणाएं हैं कि ये लोग हमको हेल्प नहीं करते। एक एक्टर अच्छा होगा ना तो प्रोड्यूसर की लाइफ बन जाती है, डायरेक्टर की। सर उन्होंने मतलब उसके बाद मुकेश जी छोड़ा ही नहीं, हर फिल्म में। अब आप देख लीजिए, कब्जा, आशिकी, दिल है कि मानता नहीं, हम मेरा ही प्यार के, सातवां आसमान, मिलन, नाराज, गुमराह,
सर कितने ना सातवां आसमान, अच्छे रोल्स, अच्छे रोल्स अच्छे दिए। सड़क सड़क में का रोल दिया, दिल के मंदिर में कंडक्टर का अलग रोल दिया। और ये वाली फिल्म जो थी मेरी जो हमें रही प्यार के, जिसने मतलब कमाल, मतलब मेरा बहुत बड़ा रोल था उसमें। एक करेक्टर है जो कि मतलब जापान रिटर्न है और पूरा मतलब गारमेंट जो फैक्ट्री उसको संभाल रहा मैनेजर है। कैसे बात करते हैं 4 बच्चों को 3 बच्चे कैसे कर सकते हैं। वो शुरुआत वहीं से हुई सर, बिहारी जो लैंग्वेज थी मेरी। शरद बाबू ने लिखा था इसको, शरद जोशी कमाल के। जी, उन्होंने ये फिल्म लिखी थी। मजा आता करते 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 उसके बाद फिर भट्ट साहब ने ऐसे ऐसे रोल्स मुझे दिए हैं। साथी फिल्म होगी अपना मोहसिन खान पाकिस्तान वाले और आदित्य पांचोली की, वर्षा उस गाँव करके फिल्म, उसमें मेरे को डिफरेंट एक रोल दिया उन्होंने, गैंगस्टर का रोल दिया। इसमें अपना सर में मुझे गैंगस्टर का रोल दिया। डिफरेंट रोल दिए। पैसे मिलते थे अच्छे? ठीक है सर, वहाँ पर तो पैसा सेकेंडरी हो गया था सर। फिर तो सेकेंडरी, जब इतने रोल वो एक्सपोजर दे रहे हैं, यानी आप कह सकते हैं कि आपको टेक ऑफ पॉइंट महेश भट्ट की यहीं से मिला। सर ये हालत हो गई थी मुकेश जी कि अगर इफ आई एम नॉट शूटिंग दैट डे, वो मुझे बोलते किधर है भाई। अच्छा, इतना वो आदमी बहुत बढ़िया है महेश भट्ट जी का। मैंने इतना है कि जब दोस्ती बनती है तो बहुत बनती है। सर किधर है भैया आता, उसके बाद फिर वो बुलाते तो मेरे को फिर फोन आते थे। मैंने कहा क्या हो गया, फिर कोई रोल होगा ऐसा करके मैं जाता था तो बोले क्या भैया, तो मैंने कहा सर आपका फोन आया था मतलब आपको लगा कि हमारा मतलब आपको हम शूटिंग करवाएंगे, मतलब जब शूटिंग होगी तभी आओगे। मतलब ये यार, मतलब यार इतने मतलब ये तो यार तुम आया करो भैया, आया करो, नहीं आओगे तुम हमारे सामने रहोगे तो हमको अच्छे रोल देंगे, नहीं आओगे तो ये था उनका है। होता है इन लोगों को चाहिए कि कोई आगे हमेशा मुझे अपने साथ जुनून वो कमाल की फिल्म। ये जुनून जो इसमें शेर बनता, मैं कितनी फिल्में तो भूल रहा हूँ सर क्योंकि साथ मैंने कम से कम 15 फिल्में। तो तुम मानते हो कि महेश भट्ट वाज द टेक ऑफ पॉइंट इन योर करियर? सलीम साहब ने मिलाया, सलीम साहब का एहसान, महेश भट्ट साहब का जो काम दिया उन्होंने, फ्लोर दिया जो आपको टेक ऑफ करने का पूरा। बाद जो उन्होंने मुझे गुनाह एक और फिल्म थी, वो भी तो बहुत करके बहुत सी फिल्म, जहाँ पर वो गुनाह मैंने जो फिल्म किया था ऊटी में, मुझे अच्छी तरह याद है, सनी देओल और डिम्पल कपाड़िया की। तो एक सीक्वेंस है जो मेरे को होटल का मैनेजर बनाया हुआ है सर। फर्स्ट टाइम वहाँ पर मैंने लाफ्टर देखे थे बहुत, एंड आई वाज सो हैप्पी। और सब लोगों ने कहा था भट्ट साहब आपकी फिल्म में मैं पहली बार इस तरह से जो माहौल देख रहा हूँ, मतलब मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। तो इस तरह का मतलब हुआ, लेकिन ठीक है। लेकिन भट्ट साहब बड़े ईमानदार आदमी भी थे। ईमानदारी से देखो भैया, बोले देखो हम जो है ना, हम ऐसे तुमको ऐसा नहीं कर रहे हैं, ये अच्छी बात थी यार। मैं कहता हूँ ना, मैं मेरी बात सही निकल रही है। एक डायरेक्टर को अच्छा एक्टर चाहिए, क्योंकि आप इतना कुछ सोचे और सामने परफॉर्म नहीं करे तो खुश हो जाता ना। आप थोड़ी भी देखिए ना, ये ठीक है। मतलब जैसे मैं अभी एग्जांपल दूं, राय साहब का जो हमेशा बोलता हूँ, हमारा तुम जब रोल आता है तो हमारी कलम ऐसी चलती है, और जब अर्जुन का रोल आता है तो हमारी कलम यहीं रुक जाती है। तुमने हमें अधिक दिया है, 30% नहीं मिलता हमें। नाउ आई अंडरस्टैंड कि डायरेक्टर ऑलवेज रिस्पेक्ट्स एन एक्टर। एक आधे सेकंड के लिए मैं, जो आपने राय साहब का नाम लिया, राय साहब का, राय मासूम रजा साहब के लिए एक फिल्म की है सर, वो फिल्म रिलीज नहीं हुई। क्या नाम? कभी अगर आपको या कभी अगर मौका मिले सर, प्लीज। क्या नाम? नहीं वो फिल्म कहाँ है? अंजुमन। एक फिल्म का नाम है अंजुमन, जो मुजफ्फर अली ने डायरेक्ट की। मुजफ्फर अली। और मैंने उसको लखनऊ में शूट किया है। राही साहब ने लिखा था वो फिल्म, मुकेश जी। वो फिल्म रिलीज नहीं हुई रिलीज। डायरेक्टर प्रोड्यूसर का बहुत भयंकर झगड़ा हुआ उसमें। मैं समझता हूँ कि मैं एकदम चुप हो गया। मैंने कहा यार ये क्या, तुम्हारा लॉस हो गया। उसमें फर्स्ट हाफ कॉमेडी, आई एम आफ्टर शबाना आजमी, शेर व शायरी बोल के उस अपना इश्क जाहिर करता है, और उस बारात लेके तक चला जाता है जहाँ पे शबाना बोलती है मुझे मंजूर नहीं है, बेइज्जत होके आता है, और सेकंड हाफ में वो विलेन बन जाता है। ऐसा मेरा रोल था उसमें। वो अवेलेबल है फिल्म, मतलब बन के अवेलेबल। मैं तो इतना बोल रहा हूँ कि राय साहब ने जो लिखा है, राय साहब का तो कोई मतलब वर्ड्स नहीं। लखनऊ चिकनकारी, लखनऊ की जो उन्होंने उनके तो वर्ड्स इतने वजनदार, और एक वजन होता था हर डायलॉग का। जी वो फिल्म आप, मैं क्या बताऊँ, चलिए कभी होगी तो बताइएगा मुझे। तो यहाँ से मेरा जो है ये सलीम खान साहब ने जो दिस इज इफ वी स्टार्ट काउंटिंग, कौन सा सन? ये समझ लीजिए सर, ये 80 मेरी शादी के बाद हुआ शूटिंग है। 86 81 से 85 तक तो सर मैंने स्ट्रगल भी किया, और ये मतलब महाभारत के बाद की बात है ये। और ये अंजुमन भी किया, वो सारी चीजें आई, उसमें ये हुआ वो हुआ, फलान ठिकाना हुआ, और सारी चीजें सब इकट्ठे हुई।
लेकिन ये जो मेरी शुरुआत हुई थी सलीम खान महेश भट्ट का ग्रुप भट्ट साहब के साथ, तो फिर भट्ट साहब ने मुझे 7-8 साल तो उनके साथ ही रहा मैं। मतलब तुमको सीमेंटिंग कर दी पूरी तुम्हारी की इमारत के खड़ी करने के लिए, तुमने फाउंडेशन दे दिया, तो लोगों ने तुमको क्या क्या लोगों का लोग मतलब मैं से लोग मींस आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोड्यूसर। कई बार मुझे लोग कहते हैं मेरी फिल्म में 4-7 फिल्में मेरी महाभारत के पहले थी, मैं रूही वक्त शहजादे कैप्टन बैरी बोलता रहता हूँ, 4 रिलीज हुई फ्लॉप हो गई, फिर महाभारत आई, तो मुझे बोलते थे सर आप थे किधर? मैंने कहा साहब मैं इधर ही था, आप लोगों की नजर नहीं आती। ये नजर के लिए एक फिल्म चाहिए, तो तुम्हारे पास तो 15 फिल्में आ गई, तो तुम्हारा इंडस्ट्री में लोगों का देखने का नजरिया चेंज हुआ सर, बहुत चेंज हुआ। और उससे ये भी होता था कि बाकी लोग कहते हैं यार ये तो महेश भट्ट की फिल्में करता है, ये भी एक लग जाती है। मेरे को बोलते हैं आर्नब के प्रोग्राम में मैं हमेशा अरे मुकेश जी तो आर्नब के साथ बिजी हो गए, ये बन जाता है ये। हाँ, तो महेश भट्ट के वहाँ आप एकदम सेट हो गए। जी। अब ये हो गया कि भट्ट साहब के साथ मैं हो तो गया सेट एकदम, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया था कि बाकी जो प्रोड्यूसर्स थे बाकी जो डायरेक्टर्स थे, अब बाहर अगर काम करना है तो उन लोगों का ये था कि यार ये तो सिर्फ डेट नहीं देगा उसके साथ, तो महेश डेट नहीं मिलेगी, ये तो सिर्फ मैं और महेश भट्ट इतनी फिल्में कर रहे हैं। क्योंकि जी वहाँ याद है मुझे एक दिन की बात है जब भट्ट साहब की 6 फिल्में फ्लोर पर थी, तो 6 की शूटिंग हो रही थी, कहीं एक्शन था, कहीं गाना था, कहीं सीन था, कहीं कुछ था, और भट्ट साहब जो है वो गाड़ी में बैठ करके यहाँ से वहाँ और असिस्टेंट्स को अपने साथ वो जो हिदायत दे रहे थे, ये कर लो, यहाँ कर लो, ये कर लो, ये कर लो, और उन 6 फिल्मों में कम से कम 3 में तो मैं था। ये हाँ वही मतलब यहाँ से वहाँ, तो इस तरह का बंदा भट्ट साहब इतनी बिजी थे और इतनी सारी फिल्में थी। एनीवे फिर मैं धीरे धीरे बाहर निकला, फिर मैंने मेहुल कुमार की वो फिल्म क्रांतिवीर बहुत अच्छा देशमुख का एक कैरेक्टर दिया उन्होंने, डिफरेंट रोल मुझे मिला, एक नाना पाटेकर के साथ वो देशमुख का रोल किया, वो काफ़ी मतलब फेमस हुआ। फिर मेहुल कुमार की 4-5 फिल्में की मैंने, मृत्युदाता और ये वो साथ, और फिर टीनू आनंद की फिल्म, फिर वो अपना मैं आज़ाद हूँ, ये सारी फिल्में मैंने की। फिर डेविड धवन की फिल्म मैंने की, 1 और 11। तो जो महेश भट्ट का लेवल हट गया। हाँ मतलब फिर धीरे धीरे बाहर की भी फिल्में मुझे मिलने लगी, और फिर भट्ट साहब के भी खुद ही बोलने लगे थे अरे यार मैं कब तक फिल्में बनाऊंगा। फिर भट्ट साहब की लास्ट फिल्म जो मैंने की थी वो नाराज फिल्म थी, जो हमने कुआलालंपुर में जाकर के की थी, बिपिन चक्रवर्ती की। उसके बाद फिर मैं बाहरी फिल्में करता रहा, ज्यादातर मेरी जो है बाहर फिल्में आई। कितनी फिल्में टोटल कितना मुझे याद तो नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं, और मेरी वाइफ जो है ना वो काफी काउंट करती रहती है ये देखो तुम्हारी इतनी फिल्म हो गई, तो फिर उसने कुछ 1-1.5 साल मुझे कुछ बताई थी, 272 फिल्में तुम्हारी हो गई, तो अभी मैं 300 क्रॉस कर गया हूँ। फिल्में करता सर मैं एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग मैं घर में बैठना नहीं चाहता, मैं बहुत से लोग वर्क ऑल को लिखो, किरण कुमार भाई जी ऐसे ही बैठ नहीं सकेगा। हाँ मेरा सबसे ऐसे ही जी बिल्कुल सर, मैं ना ये बात एक बार अक्षय कुमार ने कही थी, जिस दिन शूटिंग नहीं होती मैं पागल हो जाता हूँ। जी तुम भी ऐसे? बिल्कुल सर, मुझे लगता है यार मैं क्या करूँ, क्योंकि क्या इसके अलावा कुछ करने गलत है, ये चीज आपको बहुत तंग करेगी आगे। हाँ लेकिन अब क्या, जिस दिन आपको काम मिलना बंद हो जाएगा ना, उस दिन राजेंद्र कुमार जैसे एक्टर के पास बिजनेस आ गया था, लिबर्टी शर्ट्स और ये वो पहला एक एक्टर था जिन्होंने ऐसे लेकिन आज का एक्टर, मुझे अक्षय कुमार की बात थोड़ी खली मेरे को, मैं 6 फिल्में कर चुका हूँ, एक बार इंटरव्यू में देखा, जिस दिन शूटिंग नहीं होती उस दिन मैं पागल हो जाता हूँ। तो शूटिंग तो कभी डेफिनेटली कटेगी नहीं, ऊपर गई तो आप अगर आपको अपने साथ अकेले रहना अगर नहीं आता ना, आप आगे जिंदगी में जाकर फंस जाओ। You should be ready to stay with yourself for 3 hours। मैं भाई जी को बोलता हूँ, भाई जी मेरे याद है हम लोग बीकानेर में शूट कर रहे थे, मैं जरा बीच में लेट गया कि हमारा काम नहीं था आउटडोर में, तो थोड़ी देर में किरण कुमार घूम रहा है, ए भाई क्या कर रहे हो? मैंने कहा भाई आप आराम नहीं करते कभी? आप अरे क्या आराम करते हैं, बुला के बिठा दिया, मैं अपनी वाइफ के साथ बैठता हूँ, उनको काम चाहिए, आपको कैसा? मेरा उतना नहीं है, मेरा मतलब बट ये आई वर्क नहीं, मतलब एक्टिंग के अलावा क्या करते हो? मेरा ये क्वेश्चन है कि एक्टिंग के अलावा क्या करता हूँ? कुछ नहीं, यही प्रॉब्लम, ये मेरा प्रॉब्लम है कि मैं क्या, मेरा कुछ नहीं, मेरा कोई बिजनेस प्रोडक्शन भी शुरू नहीं, मेरा कोई जॉब नहीं है, मेरा कोई प्रोडक्शन नहीं, कुछ भी नहीं, मैं कुछ प्रोडक्शन में कर भी नहीं सकता, कर भी नहीं सकता, एटीट्यूड फ्रैंकली स्पीकिंग मेरी वो फितरत में ही नहीं है। हाँ होता है कि मैं भी बाय डिफॉल्ट बन गया शक्तिमान से प्रोड्यूसर, अदरवाइज मेरे को रवि चोपड़ा ने कहा तू प्रोड्यूसर बन गया, तेरे को इतनी फिल्में मिल रही है, मैंने कहा यार सर सिर के ऊपर आ गई शक्तिमान, मेरे को बनानी पड़ गई। तो यू आर राइट, एक एटीट्यूड, फिर मैंने खुद देखा कि मेरे में है एटीट्यूड, ग्रुप को करना, उनको एक्साइट करना, वो करना है करना। तो तुम कहते हो कि तुमको जिस दिन काम नहीं हो
तो ये स्टेटमेंट तुम्हारे पे भी सूट करता है कि तुम थोड़े से अनईजी रहते हो उस दिन पूरा क्या बस वो पढ़ते हो पढ़ते हो नहीं मेरे को ना सबसे पढ़ते तो तुम होगे नहीं नहीं बहुत कम है पढ़वा मैं तो टीवी देखते रहता हूँ या सब उसमें बिजी रहता हूँ या कुछ अपने मोबाइल पे कोई आजकल तो ये पास टाइम आ गया कुछ अपना जैसे कुछ सीरीज चल रही है कुछ इधर उधर की वो देखते रहता हूँ वो हो जाता है। लेकिन ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, मैं जब घर में रखता हूँ तो मेरे को एक कॉन्शियस मेरे को जो है ना वो काटते रहता है कि अगर वो एक छोटा सा एग्जाम्पल होता है बहुत अजीब सा है लेकिन शायद आपको लगे कि यार ये क्या बात हुई, लेकिन वो मेरे साथ है। वो क्या है कि घर में जो काम वाली आती है ना बाई आती है, मेरे को लगता है ये बाई बोलेगी यार ये आज भी घर में बैठो मतलब आपको खुद ये फैक्ट बता रहा हूँ, ये होता है ये दिखाने के लिए हम अपने को बिजी करते हैं। मतलब मेरे को ऐसा लगे यार ये आज भी घर में बैठा मतलब ये आजकल आउट है इसको काम नहीं करो ये मेरे को प्रॉब्लम ये काटता है मेरे को। सामने वाला बोलेगा यार ये तो घर में बैठा कॉन्शियस हो जाते हो कि या तो एक वो मेरा को प्रॉब्लम है। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ मतलब कि नहीं मैं हर दिन मुझे पैसा चाहिए, वो वाला एटीट्यूड नहीं है मेरा। वो किसी एक्टर का हो सकता है कि नहीं मेरे को घर में देखिए सर, एक तो ये है कि आप रोज काम करना चाहते हैं और दूसरा ये है कि आपको हर दिन पैसा चाहिए या कैसे ही लोगों को कैसे पैसा जमा कर। लेकिन मैंने बहुत से एक्टर्स को ये भी देखा यार इतना पैसा तो आना चाहिए रोज। मेरा वो नहीं सर, मेरा वो नहीं। अगर वो होता ना मेरा वो लालच होता तो मेरा फिर तुम कुछ भी करते नहीं, कुछ भी कर वो नहीं है सर। चलो इससे एक पॉइंट जाते हैं हम लोग थोड़ा सा सीधा डिफ्लेक्ट होकर आपके क्या बालाघाट के पास के गांव वाइफ यहाँ आ गई है बिल्कुल कब जब शादी करके यहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। तो परिवार वालों का आपने एक बता दिया कि आपकी वाइफ गिनती करती है कितने फिल्में, मदर है अभी भी नहीं ओके, फादर नो खैर वो एक विटनेस होता है कभी कभी कि वो अपने बेटे को कहाँ से कहाँ जाते हैं तो अच्छा लगता है। तो वाइफ का क्या रिएक्शन है कि मेरे को सबसे बड़ा क्रिटिक मैं समझता हूँ, मैं हालांकि मेरी तो शादी नहीं हुई तो मुझे बोलने का हक नहीं है, पर मैं जानता हूँ कि सबसे बड़ा क्रिटिक घर में वाइफ होती है। और मेरे भी ऑफिस में अगर कई लोग जैसे बातें करते हैं मेरे बारे में, कभी मैंने कहा ये तुम लोग साले घर की मुर्गी दाल बराबर, मैं तुमको रोज दिखता हूँ तो तुम लोगों को लगता है इसमें ये गलती है, बाहर वाले बता रहे वो कैसे आ गए ये आ गए। तो वाइफ गलतियां पकड़ती है, मैम करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। वाइफ आपकी क्रिटिक हो सकती है, वाइफ आपको वाह वाह तो सीक्रेट कॉपी नहीं बोलेगी। जो एक एक्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब शूटिंग करता है ना तो 6 कुर्सियां आ जाती हैं, सिगरेट निकालते राजेश खन्ना के टाइम पे 6 लाइटर आते हैं। घर जब जाता है तो माँ के लिए वो लड़का है, बाप के लिए लड़का है, भाई के लिए, तो जब अंदर घुसता देता कोई कुर्सी ला के नहीं दे रहा है मेरे, वो एक काटता है। वो फील्ड में कभी मत जाना तुम। तो तुम्हारी वाइफ कैसे कहते तुम्हें? मेरी वाइफ इतनी बड़ी सपोर्टर है और इतनी बड़ी साथी है मेरा कि मैं आपको क्या बताऊं। सबसे पहले तो पूरा ध्यान तो मुझ पर ही रहता है। अभी जैसे मैंने ये कपड़े पहने तो उसने बोला ये करो ये पहन लो, मैं इतना मतलब लापरवाह हूँ इस मामले में। कुछ भी मतलब हो गया ना मैं चप्पलें पहन के आ जाऊँगा आपके पास, कुछ भी एक डालिया जीन्स कोई भी शर्ट तो क्या पहन के जा रहे हो, तो वो डिसाइड करती है क्या है, मेरे कपड़े वगैरह वो सब लेती है। प्लस वो जो देख एक एक चीज मुझे निकाल के देती है, वो ये देखो ये तुम्हारी फिल्म का ये कटिंग आई है, ये तुमको यहाँ पे ये अवार्ड मिला था, यहाँ पर ये हुआ था, यहाँ पर ये हुआ था, ये यहाँ पर ये तुम ऐसा रहा करो, तुम इसको ये किया, तुमने ये जो किया था ना बहुत अच्छा किया था, यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ लगा था। गुड, ये सारी चीजें वही करती है। ये चीज आपको जिंदगी में आगे बढ़ा और कॉन्फिडेंस एक जो प्रशंसा मिल जाए ना थोड़ी सी, एक्टर को कुछ नहीं, एक्टर की लाइफ बन जाती है अगर कोई आदमी बोल दे रियली बट ऑनेस्ट होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है मुकेश जी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैंने 4थे नंबर की लड़की चूज किया, उसका मेरे को एडवांटेज है, उसकी उम्र और मेरी उम्र में 12 साल का फर्क है। अच्छा, तुम धीरे धीरे तेरे लास्ट लड़की को तुम आज वो फिट है बिल्कुल, आज भी वो किचन में होती है, आज भी मेरे लिए वो नाश्ता बनाती है, खाना बनाती है, आज भी घर में सर्वेंट होने के बाद भी वो मेरे लिए सब बनाती है। तो उसका एडवांटेज क्या होता है कि क्या होता है ना, जब आपकी वाइफ और आपकी एज में 1 या 2 साल का फर्क होता है तो फिर आपकी वाइफ ज्यादा बुढ़ी हो जाती है, क्योंकि लेडीज जल्दी एजिंग होती है, गलती है, समझे ना। तो मेरे को वो फायदा है, वो तेरे को फायदा वो बहुत फायदा, 12 साल की उम्र का है और वो चीज बाय डिफॉल्ट तो उन्हें पसंद की तो एक फायदा है और वाइफ का बहुत फायदा। तो वाइफ ही मुझे बच्चे मेरा एक बेटा है, एक बेटी है, बेटी की शादी हो गई है, बेटा जो है मेरा वो डायरेक्शन लाइन में है। और जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ही आपसे जिक्र किया था कि बहुत ही फोकस लड़का है वो, और उसने एक फिल्म कंप्लीट की है अभी हिंदी मराठी लूज मोशन करके। हाँ, बहुत अच्छी फिल्म बनाई है उसने। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो मेरा बेटा है, लेकिन वाकई में मैं खुश हूँ, उसने काम भी किया, खुशी मिलती है बेटा अगर आगे बढ़कर वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ
जब मैं अपने बेटे को लेकर के, अभी मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा उसकी, तो आप भी कहोगे कि यार आपने एक वर्ड बोला था कि यार देखो यार तुम इतने हैंडसम नहीं हो। तो अभी क्या होता है, वाइफ हस्बैंड और वाइफ में कोई एक अच्छा खूबसूरत होता है तो ज्यादातर बेटा जो है वो माँ की तरफ जाता है। जो खूबसूरती तो आज मेरी माँ मेरा जो बेटा है वो माँ पे गया। तो वो जो हाइट अच्छी, मैं आपको अभी जब इंटरव्यू खत्म हो जाएगा तो मैं आपको उसकी तो इसका ये तुमने अच्छी बात कही, मुझे सोचने में अच्छा लग रहा है कि बच्चा पैदा होते तब सोचता है, बाप को भी देखता है, माँ को भी देखता है, कौन ज्यादा खुश। मैं इसकी तरफ जाऊंगा कि अगर बच्चे में अगर वो चॉइस होती नहीं है उसी वजह से, बेटी जो है वो मेरी बेटी तुम्हारे पे है, अक्सर तो बेटा उस पे गया। तो डेफिनेट, तो सर हमको सबको ऐसा लगता था कि यार ये एक्टर बनेगा। मेरी वाइफ भी बोलती थी कि देखो कहीं कहीं मिलाओ। तो मैं भट्ट साहब से मिलाने गया। यकीन जानिए मुकेश जी, भट्ट साहब वॉज वेटिंग फॉर मी विद माई सन। जब भट्ट साहब का नॉर्थ बॉम्बे में ऑफिस हुआ करता था, अभी तो बांद्रा में चले गए, जो नीचे ग्राउंड फ्लोर जहाँ हम लोग हमेशा बैठा करते थे, जब वहाँ लेकर के गया और मेरे बेटे को देखा उन्होंने, तो अरे तू इधर आया, तू इधर अपने पास बैठा है उसको, अपने पास बैठा है उसको, बेटा ऐसा है वैसा है क्या है वो सब। तो वो थोड़ा सा उनको बताना चाह रहे थे कि भैया तू ऐसा कर, लेते हैं उसको। व्हाट इज सैड टू बहश, बट कैन यू बिलीव सर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एक्टिंग। सीधा बोल दिया फेस के, आपकी कसम, आपकी कसम। जबकि लोग एक्टर बनना चाहते हैं। सर मैं भट्ट साहब, तुमको भी नहीं मालूम? नहीं सर, भट्ट साहब ऐसा देख रहे हैं मुझे, ये क्या बोल रहा है यार। मैंने कहा सर मुझे भी समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। क्या हुआ नो सर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैंने कभी बोला ही नहीं पापा को कि मैं आई एम इंटरेस्टेड इन राइटिंग। दैट टाइम ही वाज 23 या 24। ओके, 23। फिर बिफोर ये सेकंड आशिकी जो बनी ना, उसके पहले की बात है। भट्ट साहब ने सोचा हुआ कुछ, फ्रैंकली स्पीकिंग। हाँ, तो ही सेड अच्छा या सर क्या बेटा ऐसा क्यों। बोले सर वी डोंट हैव ओरिजिनल स्क्रिप्ट्स। अच्छा, हमारे पास तो स्क्रिप्ट ही नहीं क्रिटिसाइज किया सर। स्टार्टेड या तो हम साउथ से ले रहे हैं फिल्में, कहानियां, या फिर हम हॉलीवुड से ले रहे हैं। चाहिए बोलने के लिए। सर बोला आपकी कसम, उसको वो बच्चा था सर, उसको भट्ट के सामने उसको थोड़ी स्ट्रगल करना था, उसको थोड़ी उसको एक्टिंग। एग्जैक्टली, जब आपको फिक्र नहीं तभी आप बोल सर वो मतलब, और भट्ट साहब के सामने कोई बोलता ही नहीं था। मैं आपको बता, पर आपको अगर नहीं कुछ चाहिए, जैसे मैं बेबाक क्यों, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। हाँ। ये मेरे पास एक प्लस पॉइंट है, ना मुझे शाहरुख से कुछ चाहिए, ना मुझे एकता कपूर से चाहिए, ना मुझे कोई सलमान खान से। तो मैं भूल जाता हूँ कि तुम्हारे बेटे को नहीं चाहिए था कि रोल दो मेरे को, तो वो उसमें हिम्मत आके सर मतलब एकदम ऐसे हो गए बिल्कुल। भैया चल ठीक है, तो तुम जाओ बेटा, हम बात करते हैं। फिर बोले यार तुम, मैंने ये भी नहीं कहा मुझे डायरेक्टर बनना, ये नहीं बोला। नहीं उसने बोला साहब मैं आई एम इंटरेस्टेड इन राइटिंग डायरेक्शन, ऐसा बोला। हाँ मैं वो देख रहा हूँ सर, मैं कहानी पे काम कर रहा हूँ। और वो एक उसने अपनी स्क्रिप्ट शुरू कर दी थी वो टाइम पे, जब मैं तो माई फर्स्ट शेप उसको लेकर के उसने अपना शुरू भी कर दिया था। एनीवे, लेकिन हमको नहीं लगा था, हम भी शौक थे। मैं जब अपनी बीवी को बताया तो वो भी शौक हुई। फिर हमने कहा नहीं, जबरदस्ती किसी को कुछ नहीं, जिसको जो इंटरेस्ट, कोई मतलब नहीं करना चाहता, नहीं करना चाहिए। उसने अपना वो भी ज्वाइन किया था, कुछ 15 दिन के बाद छोड़ के आ गया था अपना नमित कपूर का जो है एक्टिंग स्कूल जो है ना, वो छोड़ के आ गया था उसने। तो इस तरह है वो मेरा बेटा। अच्छा, तुमसे ऑपोजिट है। तुम साले वहां पर जब उसको फंसा के रखा था तुमको कि वो करो, और तुम बोलते थे मुझे नहीं करना है, मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, और तुमको जबरदस्ती तुमको 0 मार्क्स 4 मार्क्स मिले। ये आदमी देखो उल्टा है, इसके अंदर है कि एक्टर नहीं बनना है। नहीं तो अच्छी बात। और वो ऐसा नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है। वो फिल्में देखता, पुरानी फिल्में, ये फिल्में, वो फिल्में, मुझसे ज्यादा उसको नॉलेज है आज। बट अगेन मन में क्या चाहिए, जैसे तुम्हारे दिन में एक्टर बनना है, इनके दिमाग में उल्टा है, तो फॉलो दैट। उसको डायरेक्टर ही बनने दो। हाँ, अच्छा बने। नहीं, ही इज डूइंग। मैं फिल्म कंप्लीट कर लिया उसने। सर कभी वक्त होगा तो मैं आपको बताऊंगा फिल्म उसने फिल्म बनाई, देखेंगे। तो मुश्ताक भाई, आई थिंक हमने बहुत बड़ी यात्रा कर दी, राइट फ्रॉम योर बालाघाट टू, आई थिंक बालाघाट में गया हूँ कभी, मुझे लगता है मैं कैंपेनिंग कर रहा था उस जमाने में। हेलीकॉप्टर में मुझे लेके आदिवासी बेल्ट में ऐसे गया, तो मैं गया हूँ। तो वो वहाँ से निकल कर कहाँ से बांद्रा और कहाँ पर आपके जुहू के सराय टाइप ऑफ गेस्ट हाउस में रहकर स्ट्रगल करके खार में तुम सोए, सुन के मुझे लगा कि हमारे एक्टर ऐसी ही लाइफ से गुजरते हैं तभी जाके बनते हैं। आज क्या है, मैं ये लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, आज इंडस्ट्री में मुश्ताक खान की क्या वैल्यू है और क्या कदर है, लोग तुमसे कैसे मिलते हैं? सर मैं जो भी है और जिस तरह लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग, आज मैं जहाँ भी जाता हूँ, पहले लोग मुझे, जब मेरी फिल्म रिलीज़ हुई थी हमें राय प्यार के, और उसके पहले फिल्म रिलीज़ थी जुनून,
तो सब मुझे पुकारते थे, होएगा होएगा होएगा। उसमें मेरी लाइन हुई थी जहाँ पर मैं सभी लोगों को रोकता हूँ, हीरो को, राहुल को, कि वहाँ मत जाओ, होएगा नहीं तो हो जाएगा, होएगा होएगा, उस नाम से पुकारते थे, होएगा करके। फिर उसके बाद मेरी जो फिल्म आई हमें राय प्यार के, तो मिश्रा जी वो करते थे, कहते मिश्रा जी 4 बच्चे हैं कि 3 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, इस तरह मुझे याद करते थे। उसके बाद फिर वेलकम आई, तो फिर आज मेरा एक लाइन बहुत फेमस हो गई, मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, वो बहुत फेमस हो गई। फेमस लाइन, वो बहुत फेमस है, वो टैग लाइन, वो तो सिग्नेचर है, वो पूरी फिल्म में मैं यही बोलता हूँ। क्या बोलते हैं, फिर से बोलो। वो लाइन क्या है एक्चुअली, वो नाना पाटेकर के साथ है ना हम लोग, तो नाना पाटेकर को अगर किसी को डराना होता है, किसी को धमकाना होता है, किसी को बताना होगा कि मैं क्या हूँ, तो वो खुद नहीं बोलता, वो मुझे बोलता है कि देख बता 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 बल्लू, बता बल्लू, मेरे गुस्सा आता तो क्या करता हूँ, तो बल्लू शुरू हो जाता है। मेरी एक टांग नकली थी, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन उदयवाग के लिए मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया, तो मजनू भाई ने मेरी हॉकी स्टिक से टांग के टुकड़े कर दिए, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, फौरन अस्पताल लेके गए, ऑपरेशन करवाया, नई टांग लगवाई, घर तक छोड़ना है, बीवी के लिए साड़ी, बच्चों के लिए खिलौने लेके आए, बस बस बस। ओह, ये नाना पाटेकर की जिंदगी तुम बोलते थे। हाँ, नाना पाटेकर को पता है कि नाना पाटेकर है क्या। तो ये तो वही हो गया कि एक सांबा, कितने लोग हमारे पीछे थे, तो बस तुमको देते और तुम पूरी बात उनकी कहानी सुनाते थे। हाँ, तो सबको डराने के लिए सब। क्या बात। हाँ, सबको डराने के लिए, बता क्या है, मैं क्या बोलता हूँ, मेरा गुस्सा आता तो क्या बोलता हूँ। तो उसी का एक अभी ऐड भी बनी है, उसको उन्होंने उसको दूसरे तरीके से बनाया हुआ है, उसी तरह के है। हाँ, तो वो है। तो ये तुम्हारे कुछ चंद, मैं चाहता हूँ ऑडियंस अगर तुमको पकड़ लिया या मेरे प्रोग्राम के थ्रू चाहे कि तुम्हारे कुछ चंद यादगार अगर कोई याद हो तुम्हें लाइन, जैसे मुझे भी नहीं पता था तुम्हारे ये लाइन, कोई राजा का कोई हो या कोई तुम्हारा मनपसंद कोई। मेरा मनपसंद का बस ये है कि मैं जब टीनू आनंद साहब ने जब मुझे एक रोल दिया, ये तो हो गया था 9 दिन मैंने शूट किया था, लेकिन उनको मालूम था, उन्होंने मुझे देखा नहीं था एक्टिंग करते हुए, तो मुझे एक छोटा सा रोल दिया रामदीन का, उसके घर में बीवी को बच्चा हो रहा है और ये वो फलाने को बड़ा परेशान है, बीड़ी पी रहा है। फिर बच्चन साहब आते हैं और बच्चन साहब आके बोलते हैं, रामदीन क्या हो गया भाई, क्यों परेशान है भाई। तो मैं बोलता हूँ यार मेरी बीवी को बचा दो, इसमें परेशान होने की बात क्या है भाई, हम देखते हैं जा करके, हम करते हैं कुछ। तो जाने लगता है तो औरतें बोलते तुम कहाँ करोगे क्या जा करके वहाँ पर ही हो। तो फिर बोलता है कि नहीं हमारी शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, हमने बारात इतनी देखी हो। फिर रामदीन की बात, फिर मैं कहता हूँ अरे यार तुम क्यों परेशान करो, मेरे दिमाग खराब है वो सब। इस तरह का कोई सीन था, ये सीन किया मुझे उन्होंने। तो तीनों साहब का साथ प्रॉब्लम क्या था कि उनको लगा लाले तू कर लेगा ना, बच्चन साहब के साथ काम नहीं किया ना। मैंने कहा नहीं सर अभी तक तो नहीं किया, मैं तो थिएटर करता हूँ। अरे यार थिएटर तो करता है यार, लेकिन काम नहीं, अमिताभ बच्चन है वो, अमिताभ बच्चन है वो, कर लेगा तो कर लेगा, हो जाएगा ना। तो मैंने कहा साहब मैं कोशिश करूँगा। अरे देख ले यार, घबराएगा तो नहीं। अब वो अपने उसमें लगे रहे। मोहन स्टूडियो की बात है, अंधेरी में। उसके बाद फिर वो 2 बजे की शिफ्ट थी सर, और मैं तो 12 बजे आके बैठ गया था, पूरा अपना वो कपड़ा बंडी पहन के, धोती पहन के और ये लगा के, और मुझे बीड़ी दी गई थी। एक छोटा सा घर है, 4-5 औरतें मेरे घर के वहाँ पे दरवाजे के सामने, और मैं ऐसा बैठ करके इस तरह का कुछ सीन था। फिर 2 बजे फिर आ गया वो, अब बच्चन साहब आ गए, बच्चन आ गए, अमित आ गए, भाई यार असिस्टेंट को भेजा मेरे, वो उसको पूछ, अरे यार वो बोल रहे लाइनें थी। मैंने कहा यार उनको मैं क्या बताऊँ, 4 लाइनें मैं क्या कर 4 लाइनें मैं क्या बताऊँ, और तब तक मेरे को थिएटर किए हुए बहुत उनको पता भी नहीं। अब मैं उनको क्या बोलूँ, मैंने कहा मैं कर लूँगा, तब याद है सब, देख रहे यार घबराना नहीं, अमिताभ से थोड़ा सा वो इंप्रेस सुनी तो। हाँ, तो फिर वो बड़ा मजा भी हो। फिर वो अपना फिर अमित हाँ सब कुछ किया, अमित रेडी क्या भाई, मैं आ रहा हूँ 10 मिनट में तैयार होकर के। वो ऐसा करके चलो, मैं चुपचाप अलग ही बैठा हुआ था, चुपचाप। बच्चन साहब आ करके अपने मेकअप रूम में चले गए। मैं कहूँ आ गया, मैं कर लेगा, बिता के तू कर लेगा ना। वहाँ करके अरे यार मैंने कहा सर क्या, मैंने कहा टीनू साहब पहली फिल्म कर रहे थे, टीनू साहब पहली फिल्म थी, क्योंकि वो जो किया था उसमें तो कुछ लाइन नहीं थी, कुछ नहीं थी, ये डायलॉग वाली थी, वही बच्चन साहब के साथ डायलॉग था। तो उनको कोई मिला नहीं होगा, तुमने कहा यार एक नया मेरे को कैरेक्टर चाहिए इसमें, ज़्यादा बड़ा रोल भी नहीं था, किसी बड़े एक्टर को बुला भी नहीं सकते थे उसके लिए। तो उन्होंने कहा यार देखते हैं क्या करता है, फिर कर लेगा। अरे आ गया ऐसा डरा रहे थे आ गया, हाँ भाई चलो भाई क्या हाँ ठीक है ओके। तो ऐसा है, ट्यून साहब उनको समझा रहे हैं, जो तुम्हारे वहाँ से आ रहे हो रामदीन हो, तो उस प्लेइंग रामदीन। तो अरे भाई बुलाओ मुश्ताक को, बुलाओ मुझे, तो भाई मैं धीरे आया। बच्चन साहब देखिए सर, हे यू आर डूइंग रामदीन, आपकी कसम आकर के ऐसे कंधे में हाथ लगा, वेरी गुड यू आर वेरी गुड एक्टर। ऐसे मैं ऐसा देख रहा हूँ, टीनू भी ऐसा देख रहा है, ये कैसे हो रहा है। हाँ या आई हैव सीन योर प्ले,
क्या बात है। 2 play I have seen your Bakri and Lokata, and he has also seen my play, sir. He had Lokata और देखा I have seen your play with Jaya in Prithvi Theatre. अरे क्या बात है, तुम्हारी तो पूरी सर मैं तो बिल्कुल और तीनों ने ऐसा तीनों है इसको मैं किसको पूछ रहा हूँ बार कम ऑन टीनो वेरी गुड इज गुड करेंगे बढ़िया। उसके बाद सर सीन किया हमने बढ़िया। ये होता है कि एक्टिंग ना देखी हो तो और टीनू साहब आते नहीं थे कभी टीनू थिएटर साहब देखने को के खुद लिए। का था भी नहीं, और टीनू साहब और टीनू साहब की आवाज भी अमिताभ बच्चन की स्टाइल से हाँ वो ऐसे बोलते थे और अरे क्या कर रही है इस तरह का। तो वो सर वो So that was a nice experience you had with हाँ। Amitabh Bachchan also. बच्चन And it is nice for him to remember you and then suddenly say that I नहीं remember. बच्चन साहब में एक बात तो मैंने देखी है सर वॉट एवर इट इज इवन बच्चन साहब ने तो मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट किया है। बच्चन साहब ने मुझे एक लेटर लिख करके दिया जब मैं शादी हुई थी मेरी 86 में, तो मेरे पास कुछ घर तो था नहीं रहने के लिए, मैं तो किराए के घर पे रहता था वो टाइम पे। और फिर somebody asked me यार तुम बच्चन साहब के साथ काम कर रहे हो, वो फिल्म मैं कर रहा था उनके साथ लाडला फिल्म जो रिलीज़ हुई, तो उसके बाद फिर मैं आज़ाद हूँ कर रहा था। तो somebody वन ऑफ माई फ्रेंड आस्क्ड मी यार बच्चन साहब के साथ काम कर रहे हो। बच्चन साहब वो टाइम पे अपना कुछ MP भी थे मेरा ख्याल है जब शरद हाँ पवार ये पॉलिटिक्स ज्वाइन की पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी मुलायम सिंह यादव पार्टी की थी yes. नहीं कांग्रेस से थे। हाँ कांग्रेस से थे कांग्रेस से। सोनिया और राजीव हाँ गांधी के उन्होंने उसमें बहुगुणा साहब बहुगुणा साहब थे यार मैं हाँ जी, हाँ। बाद में उनके साथ उनका फाइट हुआ था। तो वाट तो मुझे बोला कि यार आप चाहिए उनसे बात कीजिए। तो आपको मैंने बच्चन साहब से बात की, मैंने कहा सर ऐसा ऐसा शादी हुई है, एक 10% आर्टिस्ट कोटा है CM कोटा आर्टिस्ट को होता है। बोले हाँ या उन्होंने शायद एक तो किसी के लिए किया हुआ था। उन्होंने कहा यू जस्ट गिव मी लेटर आई विल गिव यू लेटर यू जस्ट गो टू शरद पवार जी। और फिर मैं वो लेटर उनको दिया उन्होंने उसके बाद उन्होंने जो मैंने लेटर लिखा शरद पवार के नाम पे वो कमाल का लेटर था, बहुत अच्छा लेटर। मतलब आई नो मुश्ताक खान since been this and very good actor, he just got Very well married. recommended. Yeah, recommended and he just got married, he doesn't have his own accommodation, and please if you consider in part to your 10% artist quota and all that. मिला था, यही तो मिला था वो गोकुल गार्डन में। गोकुल गार्डन में तो अभी जो हुई गुड ऑफ हिम, वेरी गुड ऑफ हिम। यू सी इन दिस इस इंडस्ट्री में हेल्प करना बहुत कम होता है जो किसी का। सो योर फैमिली हैप्पी, यू आर हैप्पी, योर चाइल्ड इज हैप्पी, ऑडियंस इज वेरी हैप्पी विद मुश्ताक खान। मैं तो मतलब मुझे भी खुशी है कि मैं इनको इतने सालों के बाद मिला हूँ, क्योंकि मैं अगेन ये भी शायद पार्टियों में नहीं जाते, मैं भी नहीं जाता, तो मैं मिलता नहीं हूँ जब तक हम लोग किसी फिल्म में साथ में नहीं होते। जब भी मैं रहा हूँ, जैसे कि मैं कहता हूँ हमेशा किसी एक्टर की ऐसी होती है कि दिखते ऑर्डिनरी हैं, बट जो कैमरा ऑन होता है उनकी पूरी पर्सोना बदल जाती है, उनकी बोलने की स्टाइल। ये वो एक्टरों में से है जो जब कैमरा शुरू होता है तो जो परफॉर्म जिन्होंने राजा में भी किया है, और ये बहुत स्पॉन्टेनियस एक्टर है। और स्पॉन्टेनियस एक्टर के अलावा क्या कि इनके अंदर एक जज्बा है जो मुझे अभी खुद समझ में आया कि क्यों है, बहुत कम लोगों के पास होता है। ये लाइफ में भी रियली इज ए नाइस पर्सन। ये आपसे मिलेंगे तो ऐसा लगेगा नहीं कि कौन है आप, इसका धीरे धीरे घुल मिल जाते हैं। मैंने देखा इन लोगों के इनका एटीट्यूड, चाहे वो इंदु कुमार के साथ हो, चाहे वो आदि रानी के साथ हो, चाहे वो संजय कपूर के साथ हो। आई लाइक दैट दिस इज अ गुड एक्टर। और मेरे दिमाग में था कि मैं कभी कोई और शक्तिमान के बनाऊंगा तो इनको बुलाऊंगा, लेकिन अभी मुझे मौका मिला मुकेश खन्ना शो में, मैंने इनको बुलाया और इस शो के माध्यम से मैंने भी इनकी ज़िंदगी जानी, आपने भी जानी। तो दिस इज़ माय टुडेज इंटरव्यू। मैं चाहता हूँ कि इस और कुछ आप ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे तो आप, मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस को आप अपनी तरफ से कुछ सलाह दीजिए, क्योंकि आज के लोग, आज की स्ट्रगलर्स, आज के बच्चों को मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता। कुछ आप मैसेज देना चाहोगे? बहुत कम शब्दों में बोलूँगा, वो लोग जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, फैक्ट है, डेफिनेटली यू आर वेलकम, बिकॉज आज हम हैं, कल आप रहेंगे, ऐसे ही चलता है, ये साइकिल है, चलती रहेगी। आपको ज़रूर आना चाहिए, और जो एक्टर हैं उनको तो बहुत ज़रूर आना चाहिए, बट आपको पेशेंस होनी चाहिए, आप में वो हिम्मत होनी चाहिए, वो लगन होनी चाहिए, और ये भी सोच के आना चाहिए कि भाई इसमें जो तकलीफ़ें होंगी, जो कांटे आएंगे, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लगेगा यार ये क्या हो गया, तो सब चीज़ों को बर्दाश्त आपको करना पड़ेगा। बट वन थिंग, यू कैन जज यूर सेल्फ व्हाट यू कैन डू बेटर। आपको लगता है हाँ मुझे ये करना चाहिए, तो ज़रूर कीजिए आप, क्योंकि ये है कि
आप यहाँ की चकाचौंध देखकर, ग्लैमर देख करके मत आइए। ये और अब बड़ी अच्छी बात हो गई आज की डेट में कि आपकी शक्ल बहुत अच्छी नहीं होनी चाहिए कि बहुत ज़रूरी कि बहुत शक्ल है, अब आपकी हाइट बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे हैंडसम, ऐसा कुछ नहीं है। आज की डेट जो आज जो सिनेमा चल रहा है उसमें सब शक्ल वकल कुछ नहीं है, सिर्फ परफॉर्मेंस है, टैलेंट, जोश है। आप में जोश होना चाहिए, आप में वो टैलेंट होना चाहिए, वो सामने आता है। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, बिल्कुल सर, कॉन्फिडेंस। जब आप में टैलेंट होगा ना, आपको मालूम है आई कैन डू दिस, यू कैन डू दैट, तो कॉन्फिडेंस। लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना, ओवर कॉन्फिडेंस, सेटल होना चाहिए कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ। एंड प्लीज़ डोंट गेट कैरिड अवे कि मैंने अगर कुछ कर लिया है तो कमाल कर, नहीं, बहुत कुछ है। क्योंकि इसकी जो ये जो फील्ड है, ये जो एक्टिंग है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। लिमिट इज़ द स्काई, इसकी कोई सीमा ही नहीं है। दिलीप साहब इतने बड़े एक्टर थे। लास्ट उनका इंटरव्यू मैंने देखा था, मुकेश जी, जब उनसे कहा गया था, मेरे ख्याल है वो पाकिस्तान का है या कहीं का, जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी थे, उनसे इस बातें कर रहे थे। उनको क्या लगता था, उन्होंने एक बड़ा अच्छा सवाल किया किसी ने कि सर आप क्या करना चाहते हैं, आप कहाँ आप लगता है कि कहाँ आपने बहुत अच्छा किया उसके बाद और वो उसको कर सकते। उन्होंने कहा सब हमेशा मुझे ऐसा लगता था, दिलीप साहब ने बोला, मुझे ऐसा लगता था लोग बड़ी तारीफ करते थे, मुझे लगता कि नहीं यार मैं तो कट हो गया, ओके क्या कमाल, तालियां बज रही है हो गया। लेकिन मुझे लगता था कि नहीं, मैं और भी बेटर कर सकता हूँ, इससे अच्छा कर सकते, इससे अच्छा कर सकता हूँ। तो वो कुछ है ही नहीं। मतलब एक एक्टर, मतलब जहाँ एक्टर सेटिस्फाई हो गया, खत्म हो गया, बंद हो गया, तो मर जाता है। आपको कभी सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। नहीं कभी सही। आज भी आप मुकेश जी, आप देखो, आप खुद देखते होंगे जब हम एक्टिंग करते हैं, सब करते हैं, ऐसा लगता है मैं तो जो भी सीन करता हूँ वो मेरे दिमाग में घूमते रहता है, और रात में ऐसा लगता है अरे यार वो सीन ऐसा मैं और अच्छा कर सकता, ये लाइन और ये इसको यहाँ पे ऐसा करना चाहिए था। लेकिन वो ये ग्रोथ की निशानी, हाँ ये ग्रोथ की निशानी, बट वो उसकी भी कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं है, उसकी भी कोई सीमा नहीं। इसलिए दोस्तों, और सबको मेरा बस लास्ट में यही बोलूँगा कि आप लोगों ने काफ़ी लोग मुझे बहुत फ़ोन भी करते हैं और मुझे मैसेज भी करते हैं और काफ़ी प्यार करते हैं और मेरी फिल्मों की याद दिलाते हैं मुझे, मेरे रोल के, मेरे सीन में जब जो है डायलॉग्स भी मुझे बोल के सुनाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज इस प्लेटफॉर्म पे मुकेश खन्ना शो में जो मैं आया हूँ, इसके लिए मुकेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इनका बहुत बड़ा एडमायर रहा हूँ, बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूँ, और इनकी जो डायलॉग डिलीवरी है, खासकर महाभारत की और सारी, मतलब उसका मैं कायल रहा हूँ बहुत। और हम एक्टर हैं, एक दूसरे की तारीफ तो करते ही रहेंगे, लेकिन फैक्ट यही है, और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके लिए, यहाँ बुलाने के लिए, इस सेंटर के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका भी सर। अभी इन्होंने मेरी तारीफ की कि मैं कायल हूँ, इसलिए मैं इनकी तारीफ नहीं करूंगा, ये मत कभी समझिएगा। इन्होंने कहा कि एक्टर की तारीफ करता है, लेकिन मैं बता दूं कि एक अच्छी चीज़ ही होती है, उसकी आप तारीफ करोगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा। इनकी ज़िंदगी में अगर मैं इनकी तारीफ करता हूँ या आप लोग तारीफ करते हो, तो इन्होंने कुछ मेहनत की होगी, कोई बिना किसी कारण के ताली नहीं बजाता। आप किसी को जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि बाहर के रॉक स्टार होते हैं ना, एंटर करके बोलते हैं क्लैप क्लैप क्लैप, वाला क्यों क्लैप भाई, पहले परफॉर्म तो करो। ये वो एक्टरों में से है जिन्होंने अपना मुकाम बनाया है। बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक जी आपका यहाँ पर आने का। मैं बहुत टाइम से आपसे मैं जब बहुत कुछ 6 महीने पहले भी ये बात जिक्र की थी, पर हमारे यहाँ देखिए क्या है कि भले कोरोना हो, कुछ एक्टर ऐसे होते हैं जो एक्टिंग को ना नहीं बोलते, कोरोना कोई बात नहीं, काम कर रहे हैं। एक ये है एक किरण कुमार जी है, उनको मैं बोलता हूँ भाई मैं लोनावला जा रहा हूँ, मैंने कहा अरे अब तो आप घर में क्यों नहीं बैठते। ये उनमें से है, ये इन्होंने काम के प्रति लगन जो इनके हर परफॉर्मेंस में दिखती है, चाहे छोटा रोल हो चाहे बड़ा रोल, इनको और भी, मतलब इनके अंदर इतना कुछ है कि इनको और भी अच्छे रोल मिलने चाहिए। और मैं चाहूँगा कि प्रोड्यूसर्स लोग अभी अच्छी फिल्में बनाएं। आजकल तो OTT में काम कर रहे हैं। जी जरूर कर रहा हूँ। तो ऐसे एक्टरों को OTT में बहुत जगह है। तो मुश्ताक जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। एंड अगर ऑडियंस ने कुछ और पूछा तो मैं आपको फिर से बुलाऊंगा। थैंक यू। जाते जाते हमारी परंपरा है कि हम अतिथियों को, जो बार बार मैं अपने एक फिक्स डायलॉग है कि अतिथियों को खाली हाथ नहीं भेजते, ये भीष्म इंटरनेशनल की तरफ से, ये मेरी तरफ से ये बहुत धन्यवाद। और मैं एक्चुअली देना चाहता था ये, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं आपको यहीं से उठा के दे दूँ, क्योंकि ये वही चीज़ है जो मैं आपको, इस शो की ये शान है ये लोगों का। शुक्रिया। तो आप चाय पीजिएगा, कम से कम 2-3 घूंट इसमें मारिएगा। सो ये थे हमारे आज के मेहमान, आज की हस्ती, आज के कलाकार, आज की
हैसियत या आपको शख्सियत जो मैं हर बार बदलता रहता हूँ। कभी सोशल, पिछली बार मैंने आध्यात्मिक लेवल पे भी मैं चला गया था और मैं झांसी में जाकर मैंने आध्यात्मिक लेवल के इंटरव्यू लिया था। लेकिन ये उन एक्टरों में से है जो मेरे साथ काम कर चुके हैं। मैं और भी बुलाऊंगा और मैं अगले हफ्ते मैं किसको बुला रहा हूँ ये मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन कहाँ से होगा ये भी मुझे नहीं मालूम, बट होगा, अच्छा होगा, क्योंकि मैं अच्छे लोगों की कदर करता हूँ। सो बी विद मी एंड वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड।